नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। दोस्तों, अमेठी और रायबरेली, जी हां, काफी चर्चा में है ये दोनों जो सीट है उत्तर प्रदेश का। इन दोनों सीटों पर आज दिन भर गहमा गहमी तेज रही, क्योंकि आज इन सीटों पर, दोनों सीटों पर कांग्रेस की तरफ से प्रत्याशियों के नाम का ऐलान हो सकता है। माना जा रहा है कि अमेठी से राहुल गांधी का चुनाव लड़ना अब तय है। राहुल परसों अमेठी से नामांकन दाखिल कर सकते हैं। परसों आखिरी दिन है नामांकन का, तो दाखिल करना ही होगा। राहुल करें या कोई और करे, लेकिन यह माना जा रहा है कि राहुल गांधी ही करेंगे। और जो समय हम लोगों को सूत्रों के आधार से बताया गया है वो दिन के 1 बजे। तैयारियां पूरी चल रही हैं राहुल गांधी के नामांकन की। और अमेठी में आपको बता दूं कि अमेठी और रायबरेली दोनों पर 5वें चरण में मतदान होना है। 20 मई को वोटिंग है और 3 मई को यानी परसों नामांकन की आखिरी तारीख है। उत्तर प्रदेश की 80 में से 17 सीटों पर कांग्रेस चुनाव लड़ रही है और इन 17 में से 2 सीटें जो हैं अमेठी और रायबरेली काफी अहम मानी जा रही है, क्योंकि ये दोनों निर्वाचन क्षेत्र कांग्रेस का गढ़ माने जाते हैं। रायबरेली से अब तक आपने देखा कि सोनिया गांधी प्रतिनिधि थी, वहां का प्रतिनिधित्व कर रही थी, सांसद रहीं, लेकिन अब वो राज्यसभा चली गई हैं। लोकसभा चुनाव अब सोनिया गांधी नहीं लड़ेंगी। ऐसे में सोनिया गांधी की विरासत को आखिर आगे कौन बढ़ाएगा? क्या उनकी बेटी प्रियंका आगे बढ़ाएंगी? इस पर भी चर्चाएं तेज थीं, लेकिन प्रियंका भी शायद चुनाव न लड़कर केवल चुनाव प्रचार में खुद को व्यस्त रखना चाहती हैं। इसीलिए अब चर्चा है कि गांधी परिवार के एक अन्य सदस्य आशीष कौल रायबरेली से उतर सकते हैं। आशीष कौल कौन है आपको बता दूं। आशीष कौल ग्रैंडसन हैं शीला कौल के। अब शीला कौल कौन है वो भी बता दूं। शीला कौल जो हैं वो इंदिरा गांधी की मामी, और इसी रायबरेली से वो सांसद रहीं और मंत्री भी रहीं, और वो राज्यपाल की भूमिका भी निभा चुकी हैं। मुझे जहां तक ध्यान है कि हिमाचल प्रदेश की वह राज्यपाल थीं। शीला कौल की बेटी हैं दीपा कौल, और दीपा कौल के पुत्र हैं, सुपुत्र हैं आशीष कौल, जो अभिनेता भी रहे हैं, जो एक पत्रकार भी रहे हैं, जो एक राइटर भी रहे हैं। तो ये आशीष कौल हैं, रहते मुंबई में हैं। लेकिन आशीष कौल आज कुछ जगहों पे उन्होंने इंटरव्यू भी दिया है। उनसे पूछा भी गया कि क्या आप चुनाव लड़ रहे हैं रायबरेली से, तो उन्होंने कहा कि अगर जिम्मेदारी मिलेगी तो मैं लड़ूंगा। ऐसे उन्होंने ज्यादा इस पर अपनी जो प्रतिक्रिया है नहीं दी है। तो एक तरफ अमेठी से राहुल गांधी के नाम को लेकर लगभग तय माना जा रहा है कि राहुल गांधी लड़ेंगे। बस उस पर अब आज देर रात तक या कल सुबह तक मुहर लगनी बाकी है, यानी कि वो आपके हमारे बीच आधिकारिक तौर पर आना बाकी है। लेकिन हमारी टीम जो उधर है रायबरेली में और अमेठी में, वो और इधर दिल्ली में जो टीम है, ये और इन तमाम टीमों के बीच जो सूत्र हैं, ये सूत्र जो बता रहे हैं वो हम आप तक रख रहे हैं। आज अमेठी में सोनिया गांधी के संसदीय प्रतिनिधि जो हैं KL शर्मा, आपने नाम सुना होगा, कई लोग जो हैं खासकर पत्रकार साथी जानते होंगे। KL शर्मा ने बैठक ली, आज एक अमेठी में बैठक ली, उसके बाद वो उधर रायबरेली गए। तो अमेठी में बैठक ली और उस बैठक में कुछ अहम फैसले भी हुए हैं, जिनकी जानकारी जब बाहर आएगी तो शायद देश की सियासत में बड़ी उथल पुथल मच सकती है। क्योंकि पिछली बार अमेठी में मिली जीत के बाद स्मृति ईरानी इस सीट पर अपना हक तय मानकर चल रही हैं। हालांकि इस बार हवा उनके खिलाफ बह रही है, ठीक वैसे ही जैसे पूरे देश में इस समय बीजेपी के खिलाफ माहौल बनता हुआ दिख रहा है। आज प्रियंका गांधी असम के धुबरी पहुंची हुई थी, तो वहां पर भी बीजेपी की हालत खराब ही नजर आई। प्रियंका ने बीजेपी के संविधान बदलने की कोशिशों से लेकर महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार जैसे तमाम मुद्दों पर मोदी पर कई सवाल उठाए हैं। आइए जरा प्रियंका गांधी को सुन लेते हैं, धुबरी में क्या कुछ कह रही हैं। सीधा हमला नरेंद्र मोदी पर, सुनिए। इतना अहंकार बढ़ गया है कि आज इनके नेता संविधान को बदलने की बात कर रहे हैं। संविधान को बदलने का मतलब क्या है? गांव-गांव में यहां इनके जो उम्मीदवार हैं, जो मंत्री हैं, इन्होंने बयान दिए हैं और बयान में कहा है इस बार भाजपा को जिताओगे तो संविधान बदल डालेंगे। अब आप सोचो, ये जो आप यहां खड़े हैं इस चुनावी सभा में, दूर दूर से आए हैं मेरी बातों को सुनने के लिए। क्यों आए हैं? आपको अपने भविष्य की चिंता है ना? आप जान रहे हो कि आपका वोट डलने जा रहा है। ये वोट आपके जीवन में तरक्की भी ला सकता है, गलत जगह चले जाए तो आपके जीवन को पीछे भी ला सकता है। आप 10 सालों से देख रहे हैं कोई तरक्की नहीं आई है। ये वोट आपका सबसे बड़ा औजार है।
आज अगर आप अपने भविष्य को बदलना चाहते हैं तो हमारे संविधान ने आपको ये वोट दिया है, ये जो शक्ति दी है ना कि आप यहाँ पे बैठे हो, जो भी आप काम करते हो, मजदूरी करते हो, खेती करते हो, आपको वही अधिकार दिया है जो यहाँ पे मंच पे बैठे नेताओं को दिया है। आपको वही अधिकार दिया है एक किसान को जो प्रधानमंत्री को अधिकार दिया है। एक गांव की महिला को वही अधिकार दिया है जो एक मंत्रिमंडल में बैठी महिला को दिया है। और वो यही अधिकार है, यही चीज है जो इस देश में सबको समान दृष्टि से देख ली है, संविधान। और ये अधिकार जो वोट का अधिकार है, ये संविधान ने दिया है। संविधान आपको बचाता है। आप कुछ गलत देख रहे हैं, इसको ठीक करना चाहते हैं, वोट कर सकते हैं। संविधान आपको मदद करता है, आपकी सहायता करता है। अगर आपका समुदाय या आपकी जाति आगे बढ़ नहीं पा रही है तो संविधान में आपके लिए आरक्षण है ताकि आप आगे बढ़ पाए। आज इसी संविधान को बदलने की बात, इस संविधान को जिसके लिए असम के महापुरुष, पूरे देश भर के महापुरुषों ने अपना जीवन दिया, जिसके लिए लड़े, ये स्वतंत्रता आंदोलन जो 100 सालों से चला, जब से 2 साल। प्रियंका गांधी बिल्कुल नब्ज पकड़ के संविधान की बात कर रही हैं। अभी आप सुन रहे थे संविधान, आरक्षण, इन तमाम मसलों को यहां उठाते हुए प्रियंका गांधी तमाम विपक्षी दलों के नेता, चाहे कांग्रेस पार्टी के हों, चाहे आरजेडी के हों, लालू प्रसाद यादव भी आज बाबा साहब अम्बेडकर साहब की जो तस्वीर है उसको लेकर आज मंच पे थे। तो उधर लालू प्रसाद यादव हों, चाहे इधर अखिलेश यादव हों, चाहे राहुल गांधी हों या आम आदमी पार्टी के नेता हों, तमाम नेता संविधान की बात कर रहे हैं। और संविधान के साथ साथ बाबा साहब की तस्वीरों को और संविधान की पुस्तक लेकर के भी, जो किताब है उसको लेकर भी राहुल गांधी भी कल दिखा रहे थे एक सभा में उस किताब को, संविधान को। तो संविधान की बात, संविधान बदलने की बात जो यहाँ पर पिछले दिनों आप और हमने सुना, नरेंद्र मोदी की टीम से ही, उनके ही कई इनफैक्ट अभी आज की तारीख में मंत्री हैं, उन लोगों ने भी ये बातें कही, प्रत्याशी भी हैं। तो ये संविधान बदल देंगे, ये अब गांव-गांव तक, घर-घर तक पहुंच चुका है। वहीं पर आज राहुल गांधी ने एक दूसरे मसले को टच किया है। राहुल गांधी ने कर्नाटक मामले में, कर्नाटक का मामला आप जानते हैं, कर्नाटक मामले में नरेंद्र मोदी से एक तीखा सवाल किया है। ये तीखा सवाल है कि जो एक्स पे इन्होंने लिखा है कि कर्नाटक में महिलाओं के साथ एक विभत्स अपराध पर भी नरेंद्र मोदी ने हमेशा की तरह शर्मनाक चुप्पी साध ली है। ये आप देख रहे हैं, प्रधानमंत्री को जवाब देना होगा। क्या जवाब देना होगा? ये कि सब कुछ जानकर भी सिर्फ वोटों के लिए उन्होंने सैकड़ों बेटियों का शोषण करने वाले हैवान का प्रचार क्यों किया? आखिर इतना बड़ा अपराधी बड़ी सहूलियत के साथ देश से फरार कैसे हो गया? कैसरगंज से कर्नाटक और उन्नाव से उत्तराखंड तक बेटियों के गुनहगारों को प्रधानमंत्री का मूक समर्थन देश भर में अपराधियों के हौसले बुलंद कर रहा है। क्या मोदी के राजनीतिक परिवार का हिस्सा होना अपराधियों के लिए सुरक्षा की गारंटी है? ये बहुत बड़ी बात यहां एक चोट, सीधी चोट राहुल गांधी ने की है यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर। तो राहुल गांधी का यह सवाल मोदी को और भी मुसीबत में डाल सकता है, क्योंकि मोदी कांग्रेस के घोषणा पत्र को लेकर बेबुनियाद आरोप लगाते आए हैं। मगर राहुल ने तो एक भयावह घटना पर, वो घटना जो है आप जानते हैं, प्रज्वल रेवन्ना जो एनडीए का ही सदस्य है, एनडीए यानी नरेंद्र मोदी की पार्टी और जेडीएस, ये दोनों मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं कर्नाटक में। और देवेगौड़ा, एचडी देवेगौड़ा जो देश के पूर्व प्रधानमंत्री, उनके ग्रैंडसन हैं, पोते हैं, और साहब जो हैं वो भाग गए हैं। भागे क्यों? क्योंकि एक मिलती है, एक पेन ड्राइव मिलता है और उस पेन ड्राइव में 2796 वीडियो क्लिप्स हैं, 2796 वीडियो क्लिप्स। और ये वीडियो क्लिप्स जो हैं वो हैं, या 2972, जी हाँ 2972 वीडियो क्लिप्स, और ये मतलब लगभग 3000, ये मान के चलिए। और ये हैं इन्होंने ये जो साहब रेवन्ना हैं, प्रज्वल रेवन्ना, इन्होंने जो दुष्कर्म किए महिलाओं के साथ, बच्चियों के साथ, बूढ़ी महिलाओं के साथ, जवान महिलाओं के साथ, जिस भी उम्र की महिलाओं को देख लीजिए उनके साथ,
ये एक भयावह घटना, और ये इनके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रचार कर रहे थे। ये हासन से चुनाव लड़े, हासन की सीट पर मतदान जो है पिछले 26 तारीख को हो चुका है, और ये साहब देश छोड़कर भाग चुके हैं। तो राहुल गांधी के ऊपर कांग्रेस के घोषणा पत्र को लेकर बेबुनियाद आरोप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगाते आए हैं, मगर राहुल ने तो एक भयावह इस घटना पर मोदी की चुप्पी पर ही सवाल उठा दिया है, क्योंकि मोदी अभी तक चुप हैं। इधर तेजस्वी यादव ने भी एक मजेदार तरीके से नरेंद्र मोदी को घेरा है। तेजस्वी ने अपनी सभा में अब मोदी के पुराने भाषणों को सुनाकर लोगों को बता रहे हैं कि कैसे मोदी ने लोगों से झूठे वादे किए। राहुल गांधी तो घेर ही रहे हैं, लेकिन तेजस्वी यादव अपनी सभा में नरेंद्र मोदी के पुराने भाषणों को ले जाकर टेप बजा रहे हैं और सुना रहे हैं। और उसके अलावा उन्होंने आज मीडिया से बात करते हुए कर्नाटक की घटना पर भी, यानी तेजस्वी यादव ने मोदी को घेरा है। मीडिया से बात करते हुए कर्नाटक के मसले पर नरेंद्र मोदी को घेरते हुए तेजस्वी यादव क्या कुछ कह रहे हैं पटना में, ये सुनिए। बचाओ बेटी पढ़ाओ का ठीक विपरीत जो है उसके काम कर रही है। अब तो बलात्कारियों को बचाने का काम किया जा रहा है। अब ये कोई मामूली घटना नहीं है। 2500 लड़कियों के साथ अगर शोषण हुआ है और भाजपा के लगातार लोग जो है उसके पक्ष में मतदान करवाते रहे हैं, वोट मांगते रहे हैं, कैंपेन करते रहे हैं, और अब पता चल रहा है वो विदेश चले गए हैं, तो कहीं ना कहीं भूमिका जो है लोगों की लग रही है कि भाई कहीं भगाया तो नहीं गया है। और वो भी तब भगाया गया जब 26 की वोट पड़ चुकी है, उसके बाद भागा। तो वो भी तब भगाया गया है जब वोट पड़ चुका है, यानी कि वोटिंग हो गई 26 तारीख को। उसके बाद हासन का ये शख्स जो है, जो सांसद भी है और सांसदी का चुनाव लड़ रहा है, ये भाग जाता है देश छोड़कर। इंडिया गठबंधन के नेता अब एक साथ लगभग एक तरीके से मोदी और बीजेपी को घेर रहे हैं दोस्तों, और बीजेपी समझ ही नहीं पा रही है कि अपना बचाव कैसे करें, अपनी सत्ता को कैसे बचाएं। बीजेपी की इस घेराबंदी के बीच अब अमेठी और रायबरेली से जो खबरें आ रही हैं, क्या उनसे अब उत्तर प्रदेश का सियासी समीकरण बदल जाएगा? अगर राहुल गांधी अमेठी से लड़ते हैं तो क्या स्मृति ईरानी को अपना बोरिया बिस्तर अमेठी से बांधना पड़ेगा? क्या उत्तर प्रदेश से हो जाएगी बीजेपी की विदाई और दिल्ली से बेदखल होगी बीजेपी? आज इसी पर चर्चा करेंगे। ये जो आखिरी सेंटेंस कह रहा हूं कि क्या उत्तर प्रदेश से हो जाएगी बीजेपी की विदाई और दिल्ली से बेदखल होगी बीजेपी, इसलिए कह रहा हूं क्योंकि दिल्ली का रास्ता कहते हैं कि उत्तर प्रदेश से होके ही आता है। उत्तर प्रदेश से राहुल गांधी का चुनाव लड़ना, अमेठी से चुनाव लड़ना क्या मायने रखता है, इससे और कितनी सीटों पर इसका असर पड़ेगा, और उत्तर प्रदेश में अगर इंडिया गठबंधन मजबूती के साथ इस बार चुनाव लड़ लेता है तो फिर क्या नरेंद्र मोदी की विदाई तय माने दिल्ली से? चलिए इन सब पर चर्चा करते हैं। हमारे साथ कुछ वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं, उन सब से आपका परिचय करवाता हूं और आगे बढ़ते हैं। हमारे साथ देखिए इस वक्त 6 वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं। आज एक लंबे अंतराल के बाद हमारे साथ राजाराम त्रिपाठी जी, डॉक्टर त्रिपाठी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर साहब आपका स्वागत करता हूं। हमारे साथ अनिल सिन्हा जी हैं, हमारे साथ राहुल लाल जी हैं, हमारे साथ प्रशांत टंडन जी हैं, हमारे साथ डॉक्टर दीपक पाचपोर जी हैं और अमलेंदु उपाध्याय जी हैं। आप सबका स्वागत है, इस्तकबाल है। स्वागत इस्तकबाल आप तमाम दोस्त साथी शुभचिंतक आप सबका जो अब तक जुड़ चुके हैं, जो जुड़ने वाले हैं इस कार्यक्रम में। सीधे आना चाहता हूं राहुल लाल जी, पहले आपके पास आऊंगा। राहुल लाल जी, राहुल गांधी आपके हम नाम, उनकी खूब चर्चा और दिन भर चर्चा। हम लोगों ने ही ब्रेक किया है उस खबर को कि राहुल गांधी परसों 1 बजे पर्चा भर रहे हैं अमेठी से। अब देखते हैं कुछ एक घंटे में, कुछ घंटों का इंतजार है, एक पर्चा हम लोगों के बीच भी आएगा। उस पर्ची में लिखा होगा अमेठी और रायबरेली के कैंडिडेट का नाम। वो पर्ची आप लोगों तक हम पहुंचाएंगे, लेकिन उससे पहले हम तक जो सूत्रों के आधार पर पर्ची आई है उस हिसाब से हम कह रहे हैं कि राहुल गांधी अमेठी से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। ये अभी तक तय माना जा रहा है और परसों राहुल गांधी 1 बजे अमेठी से पर्चा भरेंगे, नामांकन दाखिल करेंगे और राहुल गांधी की टीम, कांग्रेस के जो सेंट्रल कमेटी है उसकी टीम और वहां बाकी सुरक्षा कर्मी सब पहुंच चुके हैं अमेठी और रायबरेली। और क्या इसका कितना असर, आप इस पूरे एरिया को घूम चुके हैं राहुल लाल जी, इसलिए भी आपसे समझना चाहता हूं उत्तर प्रदेश में इसका कितना असर होगा। पिछली दफा उत्तर प्रदेश ने और खासकर अमेठी ने राहुल गांधी को नकार दिया था, लेकिन इस बार जब हमारी टीम वहां है और कैमरे के आगे, कैमरे के पीछे सब राहुल का इंतजार कर रहे हैं। कई लोग कैमरे के आगे बीजेपी का नाम लेते हैं लेकिन कैमरे के पीछे राहुल की बात करते हैं। क्या, किस रूप में इसको देखते हैं आप?
कांग्रेस वहां पे ये निर्णय लेती है कि राहुल गांधी खुद अमेठी से चुनाव लड़ेंगे, इसका बहुत जबरदस्त प्रभाव पड़ेगा। क्योंकि देखिए, उत्तर प्रदेश के 80 लोकसभा सीटों को लेकर बीजेपी भले ही 80 में 80 जीतने का दावा कर ले, लेकिन अभी भी हम लोग हाथों में कई तरह के सीटों को हम लोग गिनती कर सकते हैं राजीव जी, जहां पर कि चुनाव से पहले ही बीजेपी चुनाव हार मान चुकी है आज के डेट में। और अगर वहां पर राहुल गांधी, स्मृति ईरानी, चूंकि राहुल गांधी उस मैदान में खड़े होते हैं, स्मृति ईरानी का अगर जमानत जब्त हो जाए तो मुझे आश्चर्य नहीं होगा राजीव जी, क्योंकि फील्ड में आपके भी रिपोर्टर्स हैं, वहां पे लोगों में स्मृति ईरानी के प्रति बहुत जबरदस्त नाराजगी है। लेकिन हाँ, उनको हराने के लिए कैंडिडेट के रूप में राहुल गांधी का उम्मीद जो है कि पूरा का पूरा अमेठी जो है कि किए हुए है। कांग्रेस ऑफिस में देखिए लोग लगातार जो है कि वहां पे मांग कर रहे हैं, जो भी लोग कांग्रेस से प्यार करते हैं उन सबों की दिली ख्वाहिश है कि राहुल गांधी वहां से चुनाव लड़े। तो राहुल गांधी अगर अमेठी से चुनाव लड़ते हैं तो अमेठी में तो स्मृति ईरानी की जो स्थिति होगी वो तो बहुत ही स्वाभाविक है कि वो हारेंगी और राहुल गांधी बड़े मार्जिन से उस चुनाव को जीतेंगे। लेकिन इसका प्रभाव मैं बता दूं कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को कम से कम 30-40 सीटों का नुकसान हो सकता है राजीव जी। जो भारतीय जनता पार्टी पिछले चुनाव में 64 लोकसभा सीटों पर अपने सहयोगी दलों के साथ जीती थी, खुद 62 पे और 2 उनके सहयोगी दल थे, क्योंकि प्रथम 2 चरण के चुनाव में विपक्ष ने अपनी बढ़त बनाई है। उस बढ़त को अगले चरण तक बनाए रखने के लिए आप सोच के देखिए कि जो आप न्यूज दे रहे हैं कि अगर परसों वो नामांकन पत्र दाखिल करेंगे तो जो अगले चरण के तीसरे चरण के चुनाव होने वाले हैं उस तीसरे चरण के चुनाव पर भी वो कितना जबरदस्त प्रभाव डालेगा। तो इसलिए मेरे अनुमान में पर पहले दूसरे चरण में जो गति मिली है वो गति आखिरी पूर्वांचल तक जाएगी, यानी जो गाजियाबाद से जो लड़ाई शुरू हुई है वो गाजीपुर तक जाएगी। वो पूरा का पूरा हो सकता है कि वो, और मैं आपको यह भी चीज बता रहा हूं कि प्रधानमंत्री के बनारस वगैरह में भी जो आसपास के सीटों पर भी पूरे हलचल की स्थिति होगी। तो नुकसान काफी बड़ा है और बीजेपी के लिए सबसे चिंता का विषय यह है कि उन्होंने जो अपना प्लानिंग तैयार किया था कि उनको उम्मीद था कि बिहार में लोकसभा सीटें उनकी घटेंगी, महाराष्ट्र में लोकसभा की सीटें घटेंगी, लेकिन राजीव जी बीजेपी का कोई भी ऐसा मास्टर प्लान नहीं है कि अगर उत्तर प्रदेश में उनको अगर 30 सीटों का भी नुकसान होता है तो उन 30 सीटों के नुकसान की भरपाई कहां करेंगे? उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम कोई जगह नहीं है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि पिछले बार अगर वो 62 सीटों पे बीजेपी थी यहां पे सहयोगी के साथ 64 सीटों पे थी, तो राहुल गांधी के यहां लड़ने के बाद अगर बीजेपी 30-35 सीटों पर सिमट जाए, अभी दर्शकों को आश्चर्य लग रहा होगा, लेकिन उत्तर प्रदेश के जमीनी हालात बिल्कुल इसके पुष्टि कर रहे हैं। ना तो वहां पे मोदी जी का लहर है किसी तरह से, एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर वो काफी ज्यादा हाई है। और मैं ये कह दूं कि जो डबल इंजन है, डबल इंजन में जो गति है, एक इंजन जो है कि वो पूरब के दिशा में चल रहा है, एक इंजन जो है वो पश्चिम के दिशा में है, तो दोनों इंजन जो है उसमें भी कोऑर्डिनेशन नहीं है और डबल एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर का भरपूर लाभ वहां पे मिलते हुए मैं जमीन पे देख रहा हूं। क्योंकि जो मुद्दे हैं राहुल गांधी जिसको उठाते हुए रहे हैं काफी गंभीरता के साथ, वो मुद्दे जमीन पे बने हुए हैं। अग्निवीर का मामला हो, आप देखिए उत्तर प्रदेश में जब राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा पे राजीव जी थे, युवाओं का कितना जबरदस्त उन्हें समर्थन प्राप्त हुआ था। प्रधानमंत्री राजस्थान में जाते हैं और दूसरे जो है कि कांग्रेस शासित वाले पुराने राज्यों में जाते हैं और पेपर लिख के ऊपर वो चिंता प्रकट करते हैं। उत्तर प्रदेश में उनकी हिम्मत नहीं होती कि वो पेपर लिख के ऊपर कुछ बोल सके। वो तो यहाँ पे युवाओं के साथ जो व्यवहार हुआ वो सब लोग देख रहे हैं। और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश में हम लोगों ने देखा है महिला अपराध के मामलों को लेकर ब्रिजभूषण शरण सिंह के ऊपर हम लोग कार्रवाई की क्या उम्मीद करेंगे, जब दुनिया का सबसे बड़ा सेक्स स्कैंडल अब सामने में है। पूरी दुनिया मान रही है कि रेवन्ना के ऊपर जो आरोप लगे कितने गंभीर किस्म के आरोप लगे हैं, और वो मामला कोई अचानक से खुला हुआ मामला नहीं था राजीव जी। फिर भी प्रधानमंत्री बेशर्म होकर उनके चुनाव प्रचार के लिए जाते हैं। तो प्रधानमंत्री महिला सुरक्षा को लेके वो कितने गंभीर है वो हम लोगों ने उत्तर प्रदेश से लेके कर्नाटक तक तमाम मामले आए हैं, वहां पे उनका हम लोगों ने देखा है कि वो उनका पर्दाफाश हर मोर्चे पे हो रहा है। तो चाहे भ्रष्टाचार के मामले पे प्रधानमंत्री गिर रहे हैं, और ये विपक्ष की जो सबसे सही रणनीति है जो कि उत्तर प्रदेश में सुन पा रहा हूं, और कई जगह पे बीएसपी को उसका नुकसान भी हो रहा है। विपक्षी गठबंधन जिस तरह से संविधान बचाने के मामले को बड़ी गंभीरता से उठा रही है, उन जगहों पे जो दलित वोटर्स हैं जो कि बीएसपी की तरफ उसके पूरे चले जाने की संभावना थी, वहां से भी एक बड़े वोटों की सेंधमारी करने में टीम इंडिया सफल हो रही है। समाज के अलग अलग दूसरे हिस्सों में भी लोग सफल हो रहे हैं। संविधान के सुरक्षा की गारंटी के लेकर चिंता पूरे देश भर में है, और वो चिंता हम लोगों को उत्तर प्रदेश की जमीन पर भी दिखाई देती है राजीव जी। तो इसलिए प्रथम खंड में मैं यही चीज कहूंगा कि ये न्यूज जो आप बता रहे हैं जो सूत्रों के हवाले से,
बीजेपी के लिए बड़ी परेशानी उत्पन्न करने वाला है। क्योंकि देखिए, बीजेपी ने कोई इसके लिए प्लान भी नहीं तैयार करके रखा है कि उत्तर प्रदेश में अगर हमें सीटों का भारी नुकसान होगा तो हम उस स्थिति में क्या करें। और बीजेपी ने अमेठी लोकसभा सीट को लेकर भी कोई प्लान भी तैयार नहीं किया है कि अगर राहुल गांधी वहां पर सीधे उम्मीदवार बन जाए तो क्या स्मृति ईरानी वहां के छोड़ के जाएंगी। वो स्मृति ईरानी के बारे में जो भारतीय जनता पार्टी के सूत्रों के हवाले से खबर थी पहले से ही, राजीव जी, ऑफ द रिकॉर्ड बीजेपी के लोग बोलते थे, वो ये बोलते थे कि स्मृति ईरानी ये मान के चल रही थी कि राहुल गांधी केवल वायनाड से चुनाव लड़ेंगे, इसीलिए वो यहां से दमखम ठोक रही थी लगातार अमेठी से। उन्हें अगर रियल में अंदाजा होता कि सच में राहुल गांधी यहां पर सामने से आके मुकाबला करेंगे तो मैं मान के गारंटी लेता हूं कि वो इस वहां पर मैदान में वो नहीं होती। तो उन्होंने एक दूसरा भरोसा कर लिया था कि राहुल गांधी नहीं आने वाले, इसलिए वो मैदान में टिकी हुई थी, राजीव जी। जी। लेकिन आप सोचिए, अब सच में राहुल गांधी से मुकाबला होना है उनका। जी, अभी खबर यही जो खबर है उस आधार पे दोस्तों हम बता रहे हैं कि राहुल गांधी अमेठी से चुनाव लड़ेंगे और परसों 1 बजे उनका नामांकन होगा, यानी कि अमेठी, और कल रात को वो अमेठी पहुंचेंगे। हालांकि कल दिन में उनको कर्नाटक में रहना है और कल दिन की उनकी सभाएं हैं, परसों की जो है वो अमेठी का है, यही खबर अभी तक आ रही है। रायबरेली से नाम जो है वो कौल परिवार से, लेकिन गांधी परिवार का ही हिस्सा है, वहां से वो नाम भी, और इन दोनों नामों पर कितना मुहर लग पाता है, क्या कुछ होता है, ये हम आप तक पहुंचाएंगे। आना चाहता हूं प्रशांत टंडन जी, इन दोनों जगहों को जरा आपसे भी समझना चाहता हूं। अमेठी और रायबरेली बहुत नजदीक से आप जानते हैं, जरा आपसे समझना चाहता हूं कितना प्रभावशाली हो सकता है, ये दोनों सीटें कितनी प्रभावशाली होंगी अगर यहां से गांधी परिवार की ये दोनों, और खासकर राहुल गांधी दोबारा, जिनके बारे में लगभग यही कहा जा रहा था कि अमेठी से वो चुनाव शायद न लड़ें क्योंकि वो वायनाड से चुनाव लड़ रहे हैं, और वायनाड से चुनाव लड़ने और अमेठी से चुनाव न लड़ने के पीछे एक कारण और भी है। वो कारण ये है कि अगले 1.5 साल में केरल में विधानसभा के चुनाव हैं, और अगर राहुल अमेठी से चुनाव लड़ते हैं और जीत जाते हैं और वायनाड छोड़ देते हैं तो इसका असर उधर पड़ेगा। जरा आपसे समझना चाहता हूं कि अमेठी से चुनाव छोड़ेंगे किसको, रखेंगे किसको, इधर हम नहीं जाते हैं अभी आज की तारीख में, लेकिन अभी हम सीधा फोकस जरा करें इस लोकसभा चुनाव पे, और उसमें भी उत्तर प्रदेश पे सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। 80 सीट हैं, कम नहीं। पिछली बार 64 सीटें अपने अलाई के साथ बीजेपी लाने में सफल हुई थी, 62 खुद और 2 अपना दल, इस हिसाब से 64 सीटें। क्या राहुल यहां से उतर जाते हैं, गांधी परिवार की हिस्सेदारी यहां होती है, तो इसका असर पड़ते हुए उत्तर प्रदेश में आप देखते हैं? राजीव जी, अगर 2019 में इतनी लहर के बावजूद, राष्ट्रवाद की लहर के बावजूद, इसका असर दक्षिण में भी गया, 28 में से 25 सीटें बीजेपी को मिल गई, उसमें अगर राहुल गांधी के वायनाड चुनाव लड़ने की वजह से 20 में से 19 सीटें कांग्रेस के पास आती हैं, तो आप ये मानिए कि ऐसा ही असर उत्तर प्रदेश के भी पूर्वांचल अवध के क्षेत्र में पड़ेगा अगर राहुल गांधी अमेठी से लड़ते हैं तो अब वो खबर कितनी सत्य साबित होती तो हम लोग कल देखेंगे। हालांकि आपके सूत्र बता रहे हैं तो मान लेते हैं कि खबर होगी कि रायबरेली से लड़ेंगे वो, तो ये असर तो देखिए जाएगा वहाँ से। और दूसरी बात कि जहाँ तक रायबरेली का मामला है, रायबरेली में ये फ्लिप फ्लॉप होता रहा है, यानी कभी गांधी परिवार, इंदिरा गांधी जब वहाँ से हार गई तो राजनारायण थे, राजनारायण के बाद वापस इंदिरा गांधी जब जीती हैं तो और इंदिरा गांधी ने रायबरेली को छोड़ा, तो रायबरेली को छोड़ा तो उसके बाद वहाँ पे गांधी परिवार के कई लोग, शीला कौल वहाँ से एमपी रहीं, अरुण नेहरू भी रहे कांग्रेस की तरफ से, बाद में अरुण नेहरू बीजेपी की तरफ चुनाव लड़े और हार गए। वहाँ पे कैप्टन सतीश शर्मा भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे जो राजीव गांधी के सहयोगी थे फ्लाइंग में और पारिवारिक मित्र भी थे, तो फैमिली का वहाँ से नाता रायबरेली से रहा है। और रायबरेली के लोग इस मामले में ठीक, मतलब इस मामले को वो मान के चलते हैं कि हाँ भाई उनकी सीट जो है जी, वो गांधी परिवार के लिए उसको मान लेते हैं। तो ये रायबरेली का है। लेकिन दीपा कौल के बारे में जानता हूँ, उनके बेटे के बारे में तो नहीं, कि दीपा कौल जब शीला कौल वहाँ से एमपी थी तो दीपा कौल ही उस
रायबरेली में जनसंपर्क और बाकी प्रचार और ये सब करती थी और काफ़ी उनका आना जाना होता था जी। तो अब देखते हैं कि बात कैसे आती है। लेकिन देखिए राजीव जी, मुख्य बात ये है जो अभी राहुल लाल जी कह रहे थे, मैं अक्टूबर के महीने पे पूर्वांचल और अवध के क्षेत्र में दौरे में गया था, 10 जिलों में गया था और वहां से लौटने के बाद आप ही के शो में भी मैंने ये बात कही थी कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी अंडर 40 प्रोजेक्ट, यानी बीजेपी को 40 के नीचे लाने का प्रोजेक्ट संभव है। ये हमने अक्टूबर में कहा था जब मैं वहां से लौट कर आया था और अब वो मैं होते हुए देख रहा हूं कि जिस तरीके की पोलिंग हुई है। कल इलेक्शन कमीशन ने अपने आंकड़ों में करेक्शन किया, उसके बावजूद 4% की पोलिंग हुई है। 4% कम हुई है पोलिंग पिछली बार से, और उसमें शहरी इलाकों में और भी कम हुई है जी। तो अगर 4% कम पोलिंग हुई है उसका मतलब होता है 50-60 लाख वोट। अगर 16 सीटों पर 50-60 लाख वोट का असर पड़ रहा है तो इसका मतलब है कि वो कहीं किसी दिशा में जा रहा है। ज्यादा पोलिंग होती है राजीव जी आज की तारीख में तो उसमें कोई पॉलिटिकल एनालिसिस अब नहीं हो पाती है जी। क्योंकि हर साल सुविधाएं बेहतर होती हैं, चुनाव आयोग भी उसको इम्प्रूव करता है, लेकिन पोलिंग कम होती है तो एक संकेत आता है। वो संकेत मोदी जी के पोलिंग के पहले चरण की पोलिंग के भाषण के बाद भी आ गया। दूसरी एक महत्वपूर्ण बात यह है राजीव जी कि बीजेपी को आपके प्रोग्राम में भी कई बार कह चुका हूं कि क्राइसिस मैनेजमेंट नहीं आता है। उनका क्राइसिस मैनेजमेंट यानी प्लान ए हिंदू मुसलमान है, प्लान बी हिंदू मुसलमान है, प्लान सी हिंदू मुसलमान है। उसके अलावा उनके पास कोई क्राइसिस मैनेजमेंट नहीं है। तो क्राइसिस मैनेजमेंट जब तक नहीं होगा तब तक आप दूसरी पार्टियां देखिए क्राइसिस से निकल जाती हैं, कभी क्राइसिस आता है निकल जाती है। बीजेपी के साथ संकट ये है कि बीजेपी को क्राइसिस मैनेजमेंट नहीं आता है। राजस्थान में जिस तरीके की पोलिंग हुई है, फीडबैक आ रहा है बहुत गड़बड़ है। आज योगेंद्र यादव जी का मैंने इंटरव्यू किया है और वो राजस्थान में रहे हैं, गए हैं काफ़ी, उत्तर प्रदेश में भी गए और वो बता रहे हैं कि काफ़ी बीजेपी को घाटा होने जा रहा है इन राज्यों में। कर्नाटक का जो पेन ड्राइव कांड है, यौन शोषण का कांड है, कर्नाटक की बची हुई 14 सीटें जो हैं वो सारी बीजेपी के पास है और लगभग सभी सीटों पर इसका प्रभाव पड़ेगा। वहाँ महिलाओं के प्रोटेस्ट जारी हो गए हैं। हजार महिलाएं सड़कों पे आके प्रोटेस्ट कर रही हैं। बीजेपी के मंत्री और बड़े नेताओं के दांव लगे हैं इस फेज में चुनाव में। उस 14 में से 4 सीटें बीजेपी बचा ले तो बड़ी बात होगी। मैं आज कह रहा हूँ, आपके प्रोग्राम में कह रहा हूँ। तो कुल मिला के मोदी जी का जो पूरा दूसरे चरण में स्थिति थी, तीसरे चरण के लिए कोई रिकवरी नहीं दिखाई दे रही है मुझे, कोई नया प्लान नहीं दिखाई दे रहा है, जबकि कांग्रेस अपनी जगह पे बनी हुई है जी। ये एक बड़ी बात है और मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस, अगर बीजेपी का तीसरे चरण में भी ये स्थिति रही तो फिर बहुत स्पष्ट संकेत हर तरफ से हमको मिलने लग जाएंगे और एक बहुत इंपॉर्टेंट कंस्टिट्यूंसी मोदी साहब की ब्रॉडकास्ट मीडिया, वहाँ हमको असर दिखना शुरू हो गया है। आज ही राजीव जी एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी ने कांग्रेस हेडक्वार्टर में अपने स्टूडेंट्स को प्ले कार्ड लेके भेजा। जो भाजपा समर्थित मीडिया है वो वहाँ पहुँचा और उसने पूरी उनकी पोल पट्टी खोल दी। उन बच्चों को पढ़ा के भी नहीं भेजा गया कि उनके प्ले कार्ड में क्या लिखा है। सोशल मीडिया पे मजाक उड़ रहा उन बच्चों का जी। तो ये स्थिति है अभी बीजेपी की। तो जो सबसे इम्पोर्टेंट कंस्टिट्यूंसी है वो भी इधर उधर जा सकती है तीसरे पोल के बाद राजीव जी। बिल्कुल बिल्कुल, तीसरा पोल बहुत इंपॉर्टेंट है। हम यहाँ लिख भी रहे हैं तीसरे चरण से पहले बीजेपी को बड़ा झटका। आखिर क्या झटका? राहुल लाल जी कुछ जोड़ना चाह रहे? जी राहुल लाल जी। प्रशांत जी ने जो चीजें कही उसमें कुछ चीज जोड़ दूं कि बीजेपी के लोग ऑफ द रिकॉर्ड क्या कह रहे हैं। वो ये कहते हैं कि पहले बीजेपी में उत्तर प्रदेश को लेके
एक क्राइसिस मैनेजमेंट की स्थिति थी। वो कहते हैं कि भाई विकास दुबे का हत्याकांड हुआ, बहुत ज्यादा शोरगुल मचा, लेकिन फिर भी नाराज ब्राह्मणों को मना लिया गया। किसान आंदोलन में किसान नाराज हुए, मना लिया गया विधानसभा चुनाव में। लेकिन इस समय तक क्योंकि जो डबल एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर है, अब उनके प्लान ए प्लान बी वो बनाते हैं वो, लेकिन वो सफल ही नहीं होते हैं, क्योंकि अब उनके प्रति नाराजगी काफी ज्यादा है। अब मान लीजिए अभी राजपूत नाराज हुए, उन्हें मनाने की जो तमाम कोशिशें हुई वो कोशिशें सफल नहीं हुई। और आप सोच के देखिए कि पश्चिमी यूपी से जो वो चीजें चली थी वो पूर्वांचल तक को पूरा वो टिकट कर रही है वो। और मैं बार बार कह रहा हूं कि अगर एक समुदाय कोई अगर प्रभावित होता है, वो आपसे नाराज होता है, तो दूसरे समुदाय भी इस श्रेणी में खड़े हो जाता है। उत्तर प्रदेश में कहते हैं कि सिर मुड़ाते ही ओले पड़ने, चुनाव होते ही बीजेपी के सामने में अंदरूनी समस्याएं और बाहरी समस्याएं एक साथ उन्हें परेशान कर रही हैं। इसलिए जो प्रशांत जी कह रहे हैं कि जो माननीय प्रधानमंत्री जी की सीट है वाराणसी सीट, वहां पर भी संकट के बादल अभी से लहराने शुरू हो गए, जिसके बारे में हम लोग आज से कुछ महीना पहले तक सोच भी नहीं सकते थे। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। डॉक्टर त्रिपाठी के पास आना चाहता हूं। त्रिपाठी जी, आपसे जरा समझना चाहता हूं कि इस पूरे चुनाव को आप किस हिसाब से देख रहे हैं। तीसरा फेज अब आने वाला है और तीसरे फेज से पहले जो घटनाक्रम हम बहुत तेजी से बदलते हुए देख रहे हैं। एक तरफ सत्ता पक्ष जो है वो डिफेंसिव मोड में दिखाई दे रहा है और दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि विपक्ष हाथ में संविधान लेकर सड़कों पे है, सभाओं में है और कहीं ना कहीं यहाँ साफ दिखाई दे रहा है। शायद त्रिपाठी जी हैं हमारे साथ जुड़े हुए, डिस्कनेक्ट हो गए हैं त्रिपाठी जी, लेकिन खैर इन्हीं सवालों के साथ आता हूं अनिल सिन्हा साहब आपके पास। अनिल जी, जरा यहां से लेकर सड़क से लेकर मंचों तक, सभाओं तक संविधान की बात, तीसरा फेज, और इधर राहुल लड़ेंगे कि प्रियंका लड़ेंगी कि क्या होगा, और पूरा फोकस कुछ घंटों में वो फोकस खत्म हो जाएगा अमेठी का। और कितना असर राहुल गांधी ने, क्योंकि वो कहां से चुनाव लड़ेंगे अमेठी से कि नहीं लड़ेंगे, एक जगह से लड़ चुके हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात कि राहुल गांधी कितने फोकस में हैं, राहुल गांधी कितने असरकारी अब आज की तारीख में इस चुनाव में दिखाई देते हैं। देखिए, ये मोदी जी ने अपना खुद ही नैरेटिव कंट्रोल से बाहर कर लिया है और एक बाद में उनका ऐसा हो गया कि सारा फोकस उन्होंने राहुल गांधी के स्टेटमेंट्स को, उनके प्रोग्राम्स को, मतलब उन्हीं को रिस्पॉन्ड करने लगे। क्योंकि इसके पीछे रीजन ये था कि उनके पास कोई कंटेंट नहीं था। कंटेंट नहीं था कि ये जो हिंदू मुस्लिम वाला मामला है वो मतलब ठीक है, अब हिंदू मुस्लिम मामले का कितना करेंगे आप, ये तो भारतीय जनसंघ की स्थापना ही उसी पर हुई है ना। तो ये तो हजारों मतलब नहीं कहें, लेकिन सालों साल से आप करते आए हैं, इसी से पैदा हुए आप, इसी में खत्म होंगे। तो ऐसी स्थिति में आपको अलग कुछ नैरेटिव चाहिए था, जो 2014 में भी बनी थी कि विकास करेंगे, भ्रष्टाचार है, भ्रष्टाचार मुक्त बनाएंगे, सरकार प्रशासन देंगे। ये था 2014 में। ये इसके अलावा मतलब जो कॉमनल था उसके अलावा जो बीच बीच में वो इस्तेमाल करते थे। 2019 में उन्होंने जो नेशनलिज्म का मुद्दा है, मतलब देशभक्ति बनाम घुसकर मारूंगा वाला, तो एक मतलब जिसको आप कहें कि फायरी नेशनलिज्म का एक मुद्दा, जो कि वास्तव में झूठा और ये था, मतलब खोखला था, लेकिन उसका मुद्दा बनाया। तो ये इस बार तीसरी बार ये कुछ मिल नहीं रहा है। आज उनको, बल्कि कल या कहीं के प्रोग्राम में वो बोल रहे थे, आज का ही है शायद, कि उन्होंने भाषण करते हुए बालाकोट को याद किया कि कैसे हमने पहले उनको खबर कर दी ताकि लोगों का नुकसान के बारे में इसको पता चल जाए, पाकिस्तान की गवर्नमेंट को, बालाकोट सर्जिकल स्ट्राइक का। तो वो उसी को रिकॉल कर रहे हैं। अब वो जम नहीं रहा है। और इधर राहुल गांधी काफी आगे बढ़ गए। उन्होंने पहले तो बेरोजगारी का मुद्दा, जब एक तो नफरत के मुद्दे से शुरू हुए, फिर बेरोजगारी, फिर उसके बाद महंगाई, इसके मुद्दे को एस्टेब्लिश किया। बाद में वो इलेक्टोरल बॉन्ड का मुद्दा है, जिससे भ्रष्टाचार का मुद्दा भी ले आए। और अब जो है ये वहाँ वाला जो देवेगौड़ा जी के सुख के पर पोते का जो चला है, उस पर उनका आ गया। तो मुद्दे अनेक आ गए, जिसमें भ्रष्टाचार शामिल है, उसके ये क्या कहते हैं, महंगाई, बेरोजगारी शामिल है, और संविधान को सबसे बड़ा मुद्दा जो है, संविधान बदलने वाला, जो नीचे तक चला गया। तो पूरा है। दूसरा है क्या कि जो 2019 और 2014 में जो अंतर आप देख रहे हैं, जो फोकस है राहुल गांधी पर,
वो फोकस ये है कि उन्होंने जो उनकी जो इमेज बना दी गई थी, पप्पू वाली इमेज, और उनका जिस तरह से छवि हरण जिसको आप कहते हैं वो कर दिया था, वो उससे निकल गए हैं और अब एक सधे हुए समझदार राजनीतिक और जिसका कंसर्न के बारे में लोगों को लग रहा है कि पीपुल्स कंसर्न कितना है। अभी तो वो कोविशील्ड वाला भी मुद्दा धीरे धीरे जोर पकड़ने लगा है, तो कि किस तरह से इन्होंने पैसे लिए उस कंपनी से, और वो कहा अब उसके बारे में आ रहा है, खबरें आ रही हैं कि उसके लोगों की मौत हुई, मतलब हुई है, और वो कंपनी खुद मान रही है कि ये इसमें हार्ट अटैक और इसके थे। तो इसलिए तो मुझको लग रहा है कि नैरेटिव का जो कंट्रोल था मीडिया के सहारे और बाकी इंतजाम के सहारे, चूंकि अपोनेंट उतना मजबूत नहीं था, न राहुल गांधी फोकस में थे, न कांग्रेस को इंडिया गठबंधन जैसा एक सहारा था। अब तो एक स्ट्रक्चर्ड नैरेटिव है और एक पूरी ताकत के साथ एक यूनाइटेड अपोजिशन है जिसके पास एजेंडा है, लीडर्स है। तो सबसे आखिरी बात कहूंगा कि राहुल गांधी अब अकेले नहीं है, उस नैरेटिव को, संविधान की नैरेटिव को, जैसे अखिलेश हैं, ये क्या कहते हैं तेजस्वी हैं, एक लगातार है। तो ये इस तरह से जो यूनाइटेड जो चैलेंज आया है उससे लड़ने की ताकत नहीं है, इसीलिए अकेले मोदी है, और मोदी से के अलावा जो उनकी टीम है, मोदी टीम, वो बहुत गिने चुने लोगों की है, जो नेता नहीं है, मैनेजर्स है। तो इसीलिए बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन है उनके सामने, इसमें कोई डाउट नहीं। बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन, और इसमें कोई डाउट नहीं है, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। और इसीलिए ये चुनाव बहुत दिलचस्प हो गया है। तीसरे फेज से पहले क्या कुछ अभी देखने को मिल रहा है और आगे क्या कुछ देखने को मिलेगा, देखिए 2 मुद्दे तीसरे फेज से पहले आ चुके हैं। एक कोविशील्ड का मुद्दा, आप लोगों को याद होगा दोस्तों, कोविशील्ड ये वही वैक्सीन है जो आपने 2 वैक्सीन अपने देश में उस समय उपलब्ध थी, और उसमें से एक कोविशील्ड और दूसरा कोवैक्सीन। कोवैक्सीन हिंदुस्तान में बनाया गया था, और कोविशील्ड जो है वो एस्ट्राजेनेका जो ओरिजिनल कंपनी है, ब्रिटिश कंपनी, उसका ही एक फार्मूला था जिसे अदार पूनावाला सीरम इंस्टीट्यूट के जो मालिक हैं, ओनर हैं, वो लेके आए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बहुत दोस्ती उनकी, और यहाँ हिंदुस्तान में इस कोविशील्ड को सबको लगाया गया, मैक्सिमम लोगों को। और उसके बाद होता क्या है कि ये जो एस्ट्राजेनेका है, यानी कोविशील्ड ही जो वहाँ एस्ट्राजेनेका के नाम से ब्रिटेन में है, वो वहाँ पर ब्रिटेन के हाई कोर्ट में एक हलफनामा दायर करती है और कहती है कि हाँ, हमारा जो ये जो वैक्सीन है, हमारी वैक्सीन में ही खामी है, जिसके कारण लोगों को ब्रेन हैमरेज, हार्ट अटैक और ऐसी बहुत सारी जो बीमारियां अभी उत्पन्न हुई हैं। और इसका जो सिम्टम है हिंदुस्तान में भी देखा गया। अब यहां पर नरेंद्र मोदी घिर रहे हैं कि आखिर आपने कैसी वैक्सीन लोगों को लगवाई है। ये सवाल बहुत वाजिब है। एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में भी लगाई गई है इसी को लेके कि जिन लोगों की जान गई है कोविशील्ड के बाद, इस वैक्सीन के लगाने के बाद, अगर किसी की जान चली गई, अचानक हार्ट अटैक आ गया, अचानक ब्रेन हैमरेज हो गया, ये किसी भी ढंग से वो उसकी जान चली गई, तो इसके लिए आपको मुआवजा देना चाहिए, घोषित करना चाहिए। यानी मुआवजे के लिए अब सुप्रीम कोर्ट में यह मामला पहुंचा है। तो चुनाव से पहले, 3rd फेज से पहले एक मामला ये, जहां एक एक्सपोज होते हुए नरेंद्र मोदी, और दूसरा मामला आपको बताता हूं, दूसरा मामला कर्नाटक का है, जिसका जिक्र हमारे साथी कर भी रहे थे। पहले राहुल लाल जी, उनके बाद फिर प्रशांत टंडन जी, और इस बारे में कि कर्नाटक में हासन का जो सांसद है वो हिंदुस्तान छोड़ के, देश छोड़ के भाग गया, क्योंकि वो हजारों 2,500 से ज़्यादा महिलाओं के साथ दुष्कर्म करता है, और उसका जब वीडियो सामने आता है तो वो भाग जाता है। ये 2 मामले हैं। क्या इन दोनों मामलों का असर तीसरे फेज पर पड़ेगा? और इनसे पहले, तीसरे फेज से पहले, चुनाव से पहले रायबरेली और अमेठी दोनों सामने हैं, और दोनों में कौन वहां से चुनाव कांग्रेस से लड़ता है, ये दिलचस्प है। नाम राहुल गांधी का बड़ी तेजी के साथ आ रहा है। राहुल गांधी 1 बजे वहां पर, जो हमारे सूत्र हैं वो बता रहे हैं कि अमेठी में तैयारी चल रही है, 1 बजे वो नामांकन दाखिल करेंगे। लेकिन दूसरी बात ये भी आ रही है कि उसी दिन राहुल गांधी को ओडिशा भी जाना है और महाराष्ट्र भी जाना है, पुणे भी जाना है। तो देखते हैं कि राहुल गांधी कहाँ कहाँ कितना मैनेज करते हैं। आना चाहता हूँ अब डॉक्टर त्रिपाठी जी आपके पास, आपसे समझना चाहता हूँ, इन तमाम मसलों को आपके सामने रख रहा था। तीसरे फेज से पहले
आप इस चुनाव को कहां देखते हैं? 2 फेज के चुनाव को आपने देखा, दोनों फेज में जो खबर है उस आधार पर आपकी टिप्पणी, आपकी प्रतिक्रिया, और तीसरे फेज में बहुत सारी अभी और भी हो सकता है बहुत सारे मुद्दे आ जाएं। आप कहां देखते हैं तीसरे फेज को? खासकर तीसरा फेज, उसमें 12 राज्य 95 सीटें, और कर्नाटक की, जैसे प्रशांत टंडन जी बता रहे थे, 14 सीटों पे आखिरी मतदान है 2 फेज में। कर्नाटक में 14 सीटों पे होना है। 14 की 14 सीटें जो हैं जिस पे होना है वो बीजेपी के खाते में है। और कर्नाटक में एक विस्फोट बहुत बड़ा हुआ है, ये हासन के जो प्रज्वल रेवन्ना का मामला। ये सारे मामले, इनको जोड़ा जाए, तीसरा फेज कैसे, किस दिशा में? राजीव जी, पिछले जो 2 दौर के चुनाव हुए हैं 190 सीट पे, उसमें मतदाताओं की खामोशी और वोटर का जो टर्नआउट परसेंटेज है, उस रुझान से भाजपा निश्चित रूप से डरी हुई है। उसे समझ में आ रहा है कि इस बार नया कुछ होने वाला है, और इस बार जो भाजपा का पुराना जो टूल किट था या जो कहें ब्रह्मास्त्र था, वो 2 बार चल चुका है और उसकी धार खत्म हो चुकी है। राम मंदिर की बात चलती थी, राम मंदिर बन चुका है। और अब जो है पहली बार है कि कांग्रेस जो है अपने अखाड़े में भाजपा को ले आई है। अभी तक धर्म का हिंदू मुस्लिम का जो अखाड़ा था उस पे वो भारी पड़ते थे। राहुल गांधी के अमेठी से चुनाव लड़ने के बारे में आप सबने कहा, मैं एक चीज उसमें जरूर जोड़ना चाहूंगा कि राहुल गांधी के अमेठी के चुनाव लड़ने पर राहुल गांधी ने जिन मुद्दों को लेके भारत यात्रा निकाली और जो मुद्दे आज के चुनाव में प्रासंगिक बने हैं, चाहे युवाओं का मामला हो, अग्निवीर का मामला हो, या मोहब्बत की बात हो, हिंदू मुस्लिम के बीच समरसता की बात हो, ये मुद्दे जो हैं अब आने वाले दौर के चुनाव में मुख्य मुद्दे बनने वाले हैं। न केवल अमेठी में और न केवल उत्तर प्रदेश में, वरन पूरे उत्तर भारतीय जो हिंदी पट्टी में बची हुई सीट पे उनका प्रभाव दिखेगा, पहली चीज। दूसरी चीज ये है कि तीसरे दौर में अमेठी का चुनाव का नामांकन रखा गया। यदि मेरा मानना है पहले दौर पे होता और राहुल गांधी की अमेठी की जो चुनाव लड़ने की तिथि पहले ही तय हो जाती, तो उस समय और बेहतर स्थिति होती। क्योंकि अमेठी में जब से, क्योंकि अमेठी में ननिहाल भी रही है, जुड़ा हुआ हूं, अमेठी में स्मृति ईरानी के कार्यकालों को देखने के बाद धीरे धीरे वहां की जनता का मोह भंग हुआ। लोग स्मृति भाजपा को ले लोग भी स्वीकार कि हमसे गलती हुई, और उन्होंने कुछ बड़बोले वादे भी किए, जैसे 13 रुपया किलो में हम चीनी भी दिलाएंगे। ये सारी चीजें उनके एकदम खिलाफ जा रही हैं। तो राहुल गांधी के अमेठी के चुनाव लड़ने का व्यापक प्रभाव हमें दिखेगा। उन मुद्दों पे वोटिंग अब होगी जो असल मुद्दे हैं इसमें। हाँ, बाकी दौर के चुनाव में जो अभी 2 बातें आई, एक तो कोविड शील्ड का मामला, वो छोटा मामला नहीं है। अगर पुराने दौर की डिबेट्स याद करें, कोविड के समय में आपके चैनल पे ही मैंने कहा था कि एक समय उसका 600 रुपया रेट तय किया गया सरकार से प्राइवेट लोगों के लिए, और सरकार ने 400 रुपया पे खरीदा, और उसकी लागत लगभग 6 रुपये आती है। 6 रुपये की चीज को 400 रुपये में सरकार खरीद के बेचती है। और पता चला कि, और इलेक्ट्रोल बॉन्ड को उठा के देख लीजिए कितना चंदा पूनावाला जी ने दिया है। तो अब जो है सीधे सीधे जो है ये सुई जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर जाती है कि बिना उनकी जानकारी कि इतना बड़ा चंदा कोई उस कंपनी से नहीं लेगा, उनकी दोस्ती जग जाहिर है। तो ये जो अचानक मौतें हम देख रहे हैं, युवाओं की मौत, कोई जिम गया है अचानक हार्ट अटैक से मर जाता है, किसी को ब्रेन अटैक आते हैं, क्योंकि जो ये खून थके जमने की बात है, इसको लेकर स्वीकार किया है। 51 केसेस जो, क्योंकि हमारे यहाँ लॉ ऑफ टार्ट लागू नहीं है, लेकिन 51 केसेस यूके के अदालत में लंबित हैं, और निश्चित रूप से हमारे देश में भी गंभीर मसला बनने वाला है। तो जो एक मसीहा की छवि इन कोविड मतलब वैक्सीन को लेके नरेंद्र मोदी जी की गढ़ी गई थी, वो एकदम खंडित हो रही है। और रहा सवाल कर्नाटक में जो कांड हुआ है, ये बड़ा गंभीर कांड है, लेकिन भाजपा का पूरा इतिहास भी उठा देख लीजिए, चाहे आप मणिपुर की घटना उठा के देख लीजिए, या जो महिलाओं के साथ जो
बर्ताव हुआ उसको देख लीजिए। तो बच्ची पढ़ाओ की जो योजना है वो सब हम देख ही रहे हैं। और अभी मुद्दों की बात करिए तो जितने वादे इन्होंने किए थे ना वो सारे वादे भी फेल हो गए। चाहे किसानों के आय दुगनी करने का बात हो, 2 करोड़ बेरोजगारों को रोजगार देने की बात हो, अब ये कोई मुद्दे बचे नहीं। एक बड़ा मुद्दा संविधान वाला है जिससे दलित वर्ग और आदिवासी वर्ग डरा हुआ है राजीव जी, क्योंकि जिस तरह से इन्होंने पिछले कार्यकालों में 200 से ज्यादा कानून जो या तो खत्म किए और नए कानून लाए, चाहे खदान वाला कानून हो, मजदूरों का कानून हो, वन कानून हो, और चाहे आईपीसी की बात हो, चाहे सीआरपीसी की हो, एविडेंस एक्ट हो, जिस तरह से इन्होंने बदला तो ये केवल आशंका की बात नहीं है। जब इनका बार बार ये कहना कि हम 400 पार का अगर हमें बहुमत मिलता है तो हम कानून में परिवर्तन करेंगे। अब भले हवा जब देख रहे हैं कि पछौती बह रही है, उल्टी बह रही है, इनके खिलाफ बह रही है, तो भले अब उससे कहने को बाज आते हो, लेकिन वो भाषण तो हवा में तैर रहे हैं ना कि आप संविधान बदलने की बात कर रहे थे। उससे जो वंचित वर्ग है वो डरा हुआ है, क्योंकि आपकी सारी योजनाएं जो है, आपके सारी नीतियां जो है अंततः मुट्ठी भर लोगों को फायदा देती है। जब हम देखते हैं कि भाई न्यूनतम मजदूरी में आप 9 साल 10 साल के कार्यकाल में भी 300 से ऊपर नहीं जा पाए, देश के किसान की आय एक दिन की 27 रुपए है, तो सवाल ये उठता है कि आपकी नीतियां फेल हैं पूरी तरह से। अब आप दाएं बाएं की बात कितनी भी कर लीजिए, कितने भी लोक लुभावन वादे करिए, अब मुझे नहीं लगता कोई विशेष फर्क होना है। जनता ने एक मानस बना लिया है, जनता की चुप्पी के पीछे सुनामी छिपी हुई है, मेरा मानना है। और ये आने वाले वक्त में जब परिणाम आएंगे तो हमें चीजें सामने नजर आएंगी। मैं बार बार एक चीज जरूर जोड़ता हूं कि ईवीएम एक बड़ा मुद्दा था। ईवीएम की वीवीपैट के सारी गिनती किया जाना बेहद जरूरी था। मिलाड ने क्यों ये नहीं समझा कि 5% अगर गिना जाना जरूरी था, और जिस शंका की बात कर रहे हैं शंका करोड़ों लोगों ने जाहिर की, हजारों शिकायतें लंबित है, तो वीवीपैट के अगर गिन लिए जाते, जब ऑलरेडी आप इतने हफ्तों का चुनाव करवा रहे हैं तो 3 दिन और सही आप, अन्यथा फिर 5% ही वीवीपैट खरीदी जाती। काहे आपने 20 करोड़ खरीदा, 5 करोड़ यूनिट्स क्यों खरीदी, 5000 करोड़ क्यों खर्चा किया? और जब खर्चा किया है तो कागज है तो उसको गिनने में क्या दिक्कत है? यह जो शंकाएं हैं लोगों के दिमाग में हैं। और एक अंत में एक चीज कहना चाहूंगा, जो प्रोविजनल वोटिंग हुई थी राजीव जी, जो 61% के आसपास जो अब तक की वोटिंग बताई गई, अचानक वो 66% हो गई और रिजल्ट आने में 10 दिन लगे, जबकि सब कुछ डिजिटल है और घंटों में आपके सामने आने की बात है। जब लोग कागज पे लेके टोटल करते थे कैलकुलेटर से, उस जमाने में 24 घंटे के अंदर एक्चुअल वोटिंग सामने आ जाती थी। आज 10 दिन बाद ये 6% बढ़ के जो आ रहा है, ये गंभीर शंका दर्शाता है और इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी इससे बढ़ जाती है, क्योंकि वो अगर सही है तो सही दिखना भी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट में ईवीएम पर जब केस पर सुनवाई चल रही थी तब माना था कि 2019 में हमारे ऐप में गड़बड़ी थी, जो वोटर टर्नआउट वाला जो ऐप है उसमें गड़बड़ी थी, जिसे हमने सुधार लिया है, अब ये ठीक है और वहाँ से हम ठीक जानकारियाँ दे रहे हैं। लेकिन जानकारी कैसी दे रहे हैं और 11 दिन क्यों लग गए? कल जयराम रमेश ने ट्वीट किया और विपक्ष ने हमला बोला, इलेक्शन कमीशन के ऊपर सीधा आरोप लगाए विपक्ष ने। तो उस आरोप के बाद इलेक्शन कमीशन जो है वो एक प्रेस रिलीज जारी करके ये बताता है कि कितने प्रतिशत, दोनों ही फेज में लगभग 66% से ऊपर मतदान की बात कही गई है, लेकिन आंकड़े नहीं दिए गए। वो आंकड़े कि कितने लोगों ने मतदान किए, जो संख्या होनी चाहिए वो संख्या अभी तक आती थी, वो संख्या भी नहीं है। तो ये भी एक सवाल है कि आप प्रतिशत तो बता रहे हैं, लेकिन प्रतिशत कहाँ से निकाला आपने ये नहीं बता रहे हैं, किस संख्या से। आखिर संख्या तो होगा, 100 में 20% ने दिया, लेकिन ये 100 का आंकड़ा या 20% यानी कि 20 लोगों ने दिया है, तो ये 20 आप नहीं लिख रहे हैं। ये सबसे बड़ी बात है। ये इस पर भी अब चर्चा गर्म है और आने वाले समय में चुनाव आयोग को शायद इस पर और ध्यान देना होगा गंभीरता से। 7 फेज का मतदान है, जिसमें से 2 फेज और अभी 5 फेजेस बाकी हैं। आना चाहता हूं डॉक्टर दीपक पाचपोर जी आपके पास। दीपक जी, आप कैसे देखते हैं तीसरा फेज और उससे पहले बहुत सारी चर्चाएं, और इन चर्चाओं के बीच में अमेठी और रायबरेली? राजीव जी, देखिए, पिछले कुछ समय से पूरे देश भर में एक बात चल पड़ी है भारतीय जनता पार्टी को लेकर कि दक्षिण से साफ और उत्तर में हाफ।
फिर भी ये माना जाता था कि दक्षिण में कहीं भी थोड़ी बहुत सीटें अगर उसको मिल सकती भारतीय जनता पार्टी को ठीक ठाक या शायद मुकाबले के लायक या कम से कम फेस सेविंग के लायक, चेहरा बचाने के लायक, तो कर्नाटक से मिल सकती है, ऐसा एक अंदाज सभी को था। लेकिन ये जो कांड हुआ है रेवन्ना वाला, प्रज्वला रेवन्ना वाला, तो इसके बाद मुझे ऐसा लगता है कि उसकी बची खुची जो आशा है भारतीय जनता पार्टी की वहां से भी साफ होनी चाहिए। और इसका पूरा का पूरा असर अब वही होगा कि पूरे दक्षिण भारत से अब कितने सीटें मिलेंगी ये देखना पड़ेगा। और दूसरी बात ये भी है कि जिस प्रकार से एक पूरा का पूरा ब्लॉक होता है कि उत्तर भारत की राजनीति एक तरह से चलती है, दक्षिण भारत की एक तरह से चलती है, तो कर्नाटक में अब जो कुछ होगा उसका असर बाकी राज्यों में भी निश्चित रूप से जाएगा। केरल में तो खैर अच्छी स्थिति है, लेकिन बाकी जगह भी अच्छी खासी मुश्किल जो भारतीय जनता पार्टी को हो सकती है, हालांकि उसकी उम्मीदें बहुत ज्यादा वहां नहीं थी। दूसरी बात यहां पर की जो बात है उत्तर भारत में, चाहे लोगों की मांग तो ये थी कि प्रियंका गांधी भी लड़े और राहुल गांधी भी लड़े, लेकिन दोनों में से भी कोई एक लड़ता है तो लोगों की इच्छा जो है बहुत मतलब काफी कुछ उनकी जो अपेक्षा है वो पूरी होती है। असली बात देखिए कि इस समय राहुल गांधी खुद लड़ने नहीं जा रहे हैं, वो ऑन डिमांड जा रहे हैं, लोग उनको बुला रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा ये है। अगर ये कहा जाता है कि स्मृति ईरानी के चैलेंज करने से या लोगों के दबाव से जा रहे हैं तो ऐसा नहीं है, या पार्टी के कहने पे जा रहे हैं ऐसा नहीं है। अब वो लोग उनको आमंत्रित कर रहे हैं और ये मान के कर, जैसे बुशरा जी ने जितने कार्यक्रम दिखाए हैं उसमें भी आप देखिए उसमें लोगों की बड़ी इच्छा है, और वो इच्छा केवल रायबरेली या अमेठी में नहीं है, खासकर अमेठी में, वो लगभग पूरे उत्तर भारत की एक अपेक्षा है कि नेहरू परिवार, गांधी परिवार का संबंध जो है उत्तर प्रदेश से टूटना नहीं चाहिए। अगर राहुल गांधी नहीं लड़े, क्योंकि अब सोनिया गांधी तो जा चुके हैं राज्यसभा में, प्रियंका गांधी लगभग मन बना चुके हैं कि वो प्रचार करेंगे, और वैसे आप रणनीति के हिसाब से देखें तो ये ठीक भी रहेगा, क्योंकि प्रियंका गांधी जब चुनाव में उतरेंगी तो बहुत बड़ा हमला जो है वो निश्चित रूप से उनके ऊपर होगा, वहां पर जहां से लड़े चाहे वो, तो उसके कारण वहां पे फंस सकती है। ये बहुत अच्छी बात है कि वो पूरे देश में इस समय घूम रही है और बहुत इफेक्टिव हो रहे हैं। बिल्कुल ऐसा नहीं लग रहा है कि आप इस परिवार में राजनीति में है, वो तत्काल उन्होंने लोगों को अपने को प्रभावित करना शुरू किया है कि आप उन्हीं सभाएं देखिए, उत्तर से लेके भारत, उत्तर से लेके दक्षिण तक सभी इलाकों में अच्छा खासा वो कर रहे, तो ये एक अच्छा निर्णय होगा। अब देखिए ऐसा है कि राहुल गांधी वहां पर, अगर जैसा कि आप बता रहे हैं ये खबर सच होती है, तो इसका बहुत बड़ा परिणाम जो है वो होगा। और हाफ क्या, मुझे तो लगता है कि वहां पे भारतीय जनता पार्टी को जो है अच्छा खासा नुकसान हो सकता है। कांग्रेस का पूरा वोट शेयर भी बढ़ेगा, सीटें भी बढ़ेंगी, और इसका पूरा का पूरा असर जो है वो तमाम हिंदी भाषी राज्यों में फैलेगा। दूसरी बात देखिए, एक जो मैं कह रहा हूं कि अभी पिछले कुछ समय से भारतीय जनता पार्टी जो है उन मुद्दों पे आ गई है जिन मुद्दों पे वो कभी नहीं जाती थी, या बिल्कुल दूसरी दिशा की ओर जाते थे। आप याद कीजिए कि 25 नवंबर 1950 अम्बेडकर ने जब अपना मसौदा दिया संविधान का, उसके बाद केवल उसके 5 या 6 दिनों के बाद ऑर्गेनाइजर में एक लेख छपा इसके ऊपर। वो छपा था 30 जनवरी 1950 को, और ये कहा गया था संघ की ओर से कि जो दिया गया है, ये ड्राफ्ट जो संविधान बनाया गया है, इसमें जो भारतीय परंपरा है, जो भारतीय व्यवस्था है समाज की, वो तो है ही नहीं, इसलिए उन्होंने एक तरह से अस्वीकृत कर दिया था। अब 72 सालों में भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की स्थिति ये आ गई है कि परसों हैदराबाद में मोहन भागवत को कहना पड़ा कि समाज में जब तक भेदभाव है तब तक आरक्षण। लेकिन देखिए इन लोगों के लिए पूरे के पूरे संविधान का एक ही अर्थ है राजीव जी, आप किसी भी सामान्य आरएसएस वाले या बीजेपी वाले से बात करें, बाकी उनको ये नहीं पता कि संविधान में और बहुत सारी चीजें हैं, चाहे वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हो या चाहे हम जो उसकी प्रस्तावना हो, अधिकार क्या है, उसके कर्तव्य क्या है नागरिकों के, सारा का सारा पूरी शासन प्रणाली की उसमें व्याख्या है। लेकिन एक ही बात पे अटकते हैं, उनकी जो सुई है ग्रामोफोन की वो वहीं जाके अटकती है, और इसीलिए उसको कह देते हैं कि संविधान हमें नहीं चाहिए। वो क्यों? क्योंकि इसमें आरक्षण है। वो उनकी जो मान्यता है, उनके जो सामाजिक विचार है, उस पर सीधी चोट करती है। लेकिन आज स्थिति ये है राजू जी कि इन लोगों को उसके बारे में कहना पड़ रहा है, और लेकिन कभी कभी उसमें भी एक तरह से देखिए हिंदू मुसलमान का मुद्दा ले आते हैं। कल ही मोदी जी ने जो भाषण दिया, उन्होंने कहा कि जब तक मैं जिंदा हूं तब तक आदिवासियों का, दलितों का, इन सब का आरक्षण है, मुसलमानों को नहीं देने दूंगा। तो हालांकि ऐसी कोई व्यवस्था है ही नहीं, लेकिन वो उस नरेटिव को भी थोड़ा सा बचा के रखना चाहते हैं कि ऐसा ना हो कि लोग ये समझे मुसलमानों को आरक्षण नहीं होने देने नहीं दूंगा, मतलब मुसलमान आ गया,
देखिए मुसलमान ना आए और पाकिस्तान ना आए तो फिर मजा ही क्या है मोदी जी के भाषणों का। तो ये वो लेके आ गए, वो उन्होंने उसमें भी बता दिया कि इसके आधार पर मैं नहीं होने दूंगा। तो कुल जमा यह है कि इनको उन मुद्दों पे आज बात करनी पड़ रही है जिसके ठीक विपरीत जो लाइन वो आज तक पकड़ते रहे, थोड़ा बहुत नहीं, 70 सालों से 72 सालों से, बल्कि और उसके पहले भी, संविधान के लिए बाद में आया, जब से स्थापना हुई है आरएसएस की, तभी से उनकी ये मान्यताएं रही हैं। समतामूलक न्यायपूर्ण सोसाइटी जो है उसके कल्पना में है ही नहीं। तो इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि बीजेपी जो है अच्छी खासी घबराई हुई है और इस प्रकार से चारों ओर से जो उसकी घेराबंदी हो रही है, कोर्ट में जो हो रहा है उसके बारे में हम लोगों ने बात कर ली। ईवीएम के बारे में अब बात यह है कि अगर अब कहा जाएगा, जो भी नतीजे आएंगे और ये कहा जाएगा कि ईवीएम में गड़बड़ी है, तो लोग मानेंगे कि हाँ गड़बड़ी हुई है। पहले होता यह था, राजीव जी आप याद कीजिए, हमने बहुत सारे चुनाव की जब समीक्षा की थी तो जब अप्रत्याशित नतीजे आते थे तो हमें भी शंका होती थी, बहुत लोगों को शंका होती थी। खासकर उत्तर प्रदेश का जो 2022 का जो चुनाव हुआ उसमें लग ही रहा था कि माहौल कुछ है और नतीजे कुछ आ रहे हैं। लेकिन आप जैसे ही ईवीएम की बात करते थे, हमारे कमेंट बॉक्स में भी लोग कहना शुरू कर देते थे, अच्छा इन लोगों ने अब ईवीएम पे रोना शुरू कर दिया। प्रधानमंत्री पहले से ही माहौल बना देते थे, देखिए पहले चुनाव आयोग की बात करेंगे, फिर विपक्ष जो है ईवीएम का रोना रोएगा, तो ये माहौल बनाया जाता था। लेकिन अब नहीं बनाया जा सकेगा क्योंकि अब सारी बातें जो है खुल रही हैं। अब भारतीय जनता पार्टी इस आधार पे कहा जा सकता है कि अच्छी खासी संकट में फंसी नजर आ रही है। नतीजे क्या होंगे, 7वें राउंड तक रुकने की जरूरत नहीं, तीसरे राउंड में बहुत क्लियर हो जाएगा राजीव जी। इसीलिए तीसरे राउंड की बात कर रहा हूं। तीसरे राउंड से पहले जो मुद्दे सामने आए हैं उन मुद्दों के आधार पर तीसरा राउंड किस दिशा में जाता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि तीसरे राउंड के बाद आप ये जानिए कि 285 सीटें, 84 सीटें, 284 सीटों पर मतदान हो जाएंगे, संपन्न हो जाएंगे और सरकार बनाने के लिए 272 सीटें चाहिए, यानी बहुमत के आंकड़े से ज़्यादा सीटों पर ऑलरेडी तीसरे फेज में मतदान समाप्त हो जाएंगे, यानी 7 तारीख को। उसके बाद कौन सरकार बनाने की तरफ बढ़ रहा है इसको बहुत गंभीरता के साथ और बहुत नज़दीक से आप देख समझ पाएंगे। लेकिन 2 फेज में क्या सचमुच नरेंद्र मोदी और उनकी पार्टी या उनका सहयोगी गठबंधन जो एनडीए है ये पिछड़ रहा है, इस पर भी लगातार चर्चा हम कर ही रहे हैं। आना चाहता हूं अमलेंदु उपाध्याय जी आपके पास। अमलेंदु जी, कितना असरकारी है ये 2 सीटें और उत्तर प्रदेश, जिसका जिक्र मैं शुरुआत में कर चुका हूं कि उत्तर प्रदेश से दिल्ली का दरवाज़ा खुलता है और उस दरवाजे को खोलने के लिए, दिल्ली की गद्दी पर बैठने के लिए ये 2 सीटें कितनी इंपॉर्टेंट हैं और यहाँ कांग्रेस पार्टी कितना फूंक फूंक कर कदम रख रही है, जरा आपसे समझूं। राजीव जी, एक तो बहुत ज्यादा महत्व है दोनों सीटों का, अमेठी और रायबरेली दोनों का, उत्तर प्रदेश की राजनीति के हिसाब से भी और देश की राजनीति के हिसाब से भी, और 2024 के लोकसभा चुनाव के लिहाज से भी बहुत ज्यादा असर है। मुझे लगता है राजीव जी कि अमेठी के लोग जो है वो सिर्फ अपना सांसद चुनने नहीं जा रहे हैं, बल्कि उत्तर प्रदेश से आने वाला इंडिया गठबंधन का प्रधानमंत्री चुनने के लिए, वोट करने के लिए जा रहे हैं। और ये मैसेज राजीव जी मुझे लगता है कि नीचे जमीन तक पहुंच गया है और इसी को लेकर के अमेठी में जबरदस्त तरीके का उत्साह देखा जा रहा है। और राजीव जी, ये जो लहर उठी है एक तरीके से पहले और दूसरे चरण के मतदान के बाद, उसके बाद फिर जो है ये इंडिया गठबंधन में और ज्यादा आत्मविश्वास आया है कि अब इस सरकार को धक्का जो है कायदे से दिया जा सकता है। ये आत्मविश्वास एक तरफ आया है इंडिया गठबंधन में और इसी तरीके से आत्मविश्वास जगमगाया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का और भारतीय जनता पार्टी का, जो कि साफ तौर पर प्रधानमंत्री की भाषा में देखा जा सकता है कि किस तरीके से प्रधानमंत्री गड़बड़ाए हुए। अभी तक तो बातें होती थी कि हमको वोट दो, अब बातें हो रही है कि इनको वोट मत दो, कांग्रेस को वोट मत दो, ये कांग्रेस अब छीन के ले जाएगी, कांग्रेस ये कर देगी। अब बातें जो है कुल मिलाकर के इस पर लौट के आ गई हैं। ये साफ तौर पर बताता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये मान चुके हैं और उनके पास ये अच्छी सूचनाएं हैं कि जनता जो है वो 10 साल का हिसाब चुकता करने पे आ गई है। क्योंकि राजीव जी, जनता जब आती है अपने पे तो इसी तरीके की प्रक्रियाएं हुआ करती हैं और जनता इसी तरीके से अपने हिसाब किताब चुकता करती है। अब जाहिर सी बात है कि प्रधानमंत्री किसी चौराहे पे तो मिल नहीं जाएंगे आम आदमी को, उसे मिलेंगे पोलिंग बूथ पे मशीन में, जिस मशीन में उसको बटन दबाना है। तो बटन दबाने को जो अमित शाह कहा करते थे कि ऐसा बटन दबाना जो करंट कहाँ तक लगे जाकर के, तो जनता इसी को दोहराई है कि ऐसा बटन दबाना कि 10 साल के सारे हिसाब किताब चुकता हो जाए। तो ये प्रधानमंत्री को जब करंट लगना शुरू हो गया है कि जनता जिस तरीके से बटन दबा रही है, वो ऐसा बटन दबा रही है तो उसे 10 साल के सारे हिसाब किताब चुकता करने हैं। नोटबंदी में जो मौतें हुई उनका हिसाब किताब चुकता करना है,
कोरोना में जो मौतें हुई उनका हिसाब किताब चुकता करना है, वैक्सीन के जरिए जो मौतें हो रही हैं उनका हिसाब किताब चुकता करना है। सारे हिसाब किताब जो जनता को प्रधानमंत्री से और बीजेपी से अब चुकता करने हैं। ये बात अच्छे तरीके से समझ में आने लगी है प्रधानमंत्री को भी और बीजेपी को भी राजीव जी। तो कुल मिलाकर के मुझे लगता है राजीव जी की अमेठी से राहुल गांधी के लड़ने की घोषणा जब होती है आधिकारिक तौर पे, उसके बाद और जो है वो माहौल एकदम से बदलेगा और फिर एक तरफ बहुत तेज आंधी जो है वो चलना फिर शुरू हो जाएगी इंडिया गठबंधन की। चूंकि फिर उत्तर प्रदेश से नया प्रधानमंत्री आने वाला है, ये संदेश चला जाएगा, जो कि उत्तर प्रदेश का निवासी भी है, जिसकी जड़ें जो है उत्तर प्रदेश में, कहीं गुजरात से या कहीं से जो ढोकर के उत्तर प्रदेश में नहीं लाया गया है। तो ये संदेश भी जाएगा। मुझे लगता है कि राजीव जी, अगर गुजरात के लोगों को ज्यादा अपनी उस पर अस्मिता है उनकी प्रांत की, तो उत्तर प्रदेश के लोगों की क्यों नहीं होनी चाहिए। जाहिर सी बात है कि उत्तर प्रदेश को भी अपना प्रधानमंत्री चाहिए। 10 साल आपको हमने किराए पे दे दिया था, कोई बात नहीं है, लेकिन अब हमको उत्तर प्रदेश का प्रधानमंत्री चाहिए। ये बात भी उत्तर प्रदेश के लोगों के बीच में जारी है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। राहुल लाल जी, जरा आपसे भी समझूं, तीसरा फेज कितना इंपॉर्टेंट और तीसरे फेज में क्या कुछ आप देखते हैं? क्या ये जो मुद्दे हैं, ये मुद्दे ऑलरेडी आगे बढ़ चुके हैं? खासकर जो विपक्ष है, संविधान की बात करना, आरक्षण की बात करना, और संविधान और आरक्षण पर घुमा फिरा कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ले ही आ रहा है विपक्ष। आप देखिए, हर तीसरे दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नैरेटिव चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं। आप पिछले 20 दिनों से देख लीजिए, और खासकर पहले फेज के बाद से हर तीसरे दिन एक नए नैरेटिव को सेट करने की कोशिश, ये कि उसी के इर्द गिर्द कांग्रेस और जो इंडिया गठबंधन के लोग हैं, नेता हैं, उसके इर्द गिर्द नजर आएं, ताकि यहाँ पर महंगाई, बेरोजगारी और मूल मुद्दे जो हैं वो गौण हो जाएं, उस पर चर्चा ना हो, संविधान की चर्चा ना हो, आरक्षण की बात ना हो। लेकिन यहाँ पर और मैनिफेस्टो को लेके आते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अब तो इंडिया गठबंधन के नेता कांग्रेस के मैनिफेस्टो लेकर के जा रहे हैं, इंटरव्यूज में दिखा रहे हैं कि इसमें बता दीजिए कहाँ है। एक चैनल पे देख रहा था मैं, प्रियंका चतुर्वेदी कांग्रेस के मैनिफेस्टो ले जाकर के सामने वाला सवाल पूछ रहा है, तो दिखा रही हैं कि देखो इसे, तो मैं इसलिए स्पेशली लेकर आई थी कि आप पूछ रहे थे। तो यहाँ तक हो रहा है। प्रियंका चतुर्वेदी जो हैं वो शिवसेना में हैं, आज की तारीख में वो कांग्रेस में नहीं है। तो ये एक यूनिटी दिखाई दे रही है, और उस आधार पे आपसे समझना चाहता हूं कि क्या तीसरा फेज नरेंद्र मोदी के लिए, उनकी पार्टी के लिए कितना मुश्किल भरा हो सकता है? अहम तो है, इंपॉर्टेंट है, लेकिन कितना मुश्किल भरा हो सकता है? राजीव जी, मुझे लग रहा है कि तीसरा फेज उनको पहले 2 फेजों से भी ज्यादा कठिनाई है, क्योंकि इसमें कुछ नए मुद्दे भी आ गए। और देखिए, जो संविधान का मामला था, क्योंकि हम लोगों ने देखा कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा 1 या फिर भारत जोड़ो न्याय यात्रा, उन्होंने लगातार इस मामले को बहुत गंभीरता के साथ उठाया कि संविधान के ऊपर किस प्रकार से हमले हो रहे हैं। आज सोचिए कि प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि भाई अगर आ जाए अंबेडकर भी, तब भी हम संविधान में बदलाव नहीं होने देंगे। भाई आपने कब इस संविधान का जो है कि सम्मान रखा? आपने पूरे 10 साल के शासन में तो इस संविधान के मूलभूत चीजों के ऊपर आप हमला करते रहे। चुनाव प्रचार में भी प्रधानमंत्री अभी भी अगर सांप्रदायिक कार्ड खेल रहे हैं, सोचिए कि अगर संविधान के मुताबिक इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया काम कर रहा होता, तो अभी तो मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि थोड़ी इलेक्शन कमीशन स्वतंत्र होती तो प्रधानमंत्री जी के चुनाव प्रचार पर ही रोक लग चुका होता। उन्होंने प्रधानमंत्री के पद पर रहकर जिस प्रकार का गंभीर भाषण दिया है, लेकिन अब सवाल है कि वो मामला उनका चल नहीं पा रहा है राजीव जी। अंततः अब उनको देखिए क्या बताना पड़ रहा है कि देखिए, मैं तो 2010 में भी संविधान का सम्मान कर रहा था, हाथी के ऊपर संविधान को जो है कि रख के उसका सम्मान किया था। मैं तो संसद के भीतर भी आता हूं तो संविधान के जो लोकतंत्र का पवित्र मंदिर है वहां पर भी उसको प्रणाम कर रहा था। लेकिन प्रधानमंत्री जिससे लोग सवाल लगातार ये पूछ रहे हैं कि थोड़ा सा भी आप संविधान के गरिमा का ध्यान रखते तो आज आपको यह स्पष्टीकरण देने की जरूरत नहीं पड़ती। आपने कभी भी समाज में, हम लोग सोचे कि कब से हम लोग डिबेट कर रहे हैं राजीव जी, संविधान के मूलभूत क्या मान्यता है कि एक तरह से हर किसी को उसके हिस्से का अधिकार मिले, हर किसी को वो अधिकार प्राप्त हो। इसी के लिए राहुल गांधी सामाजिक न्याय की बात करते हैं, वो आर्थिक न्याय की बात कर रहे हैं। और आज राहुल गांधी के उसी बात को टीम इंडिया के तमाम नेता बात कर रहे हैं। उसमें मैं कभी एक उदाहरण के रूप में रख रहा हूं, किसी पर्टिकुलर सीट के संदर्भ में नहीं, लेकिन दर्शक समझ सकते हैं। राजस्थान में एक जो है कि जालौर सिरोही का लोकसभा सीट है, वहां पे SC/ST के लोगों को जोड़ के करीबन 7.5 लाख वोटर्स हो जा रहे हैं। वहां पे बीजेपी का, पहले तो वो कांग्रेस का पुराना गढ़ था, हाल के समय में वो बीजेपी का मजबूत गढ़ बना हुआ रहा पिछले 20 सालों से। लेकिन विधानसभा चुनाव से ही वो क्षेत्र जो है कि वो दरकता रहा और कांग्रेस की स्थिति वहां पे मजबूत होती रही। और इस लोकसभा चुनाव में वहां पे कुछ अगर अप्रत्याशित परिणाम आने के लिए वो जगह भी जो है कि तैयार है जहां से कि वैभव गहलोत चुनाव लड़ रहे हैं।
तो एक छोटा सा उदाहरण दिया कि अलग अलग हिस्सों में जाए तो जो वोटर्स भारतीय जनता पार्टी के लंबे समय से परंपरागत वोटर्स बने हुए थे, संविधान के हमले को देखते हुए ऐसे यह भी पता चलता है कि भारत में लोकतंत्र और संविधान के मूल्य कितने गहरे हैं। ये खुशी होती है राजीव, ये देख के। और जब प्रधानमंत्री को स्पष्टीकरण देना पड़ता है, उनके तमाम मंत्री हम लोगों ने देखा है, और उन्होंने कभी अपने उपराष्ट्रपति महोदय को कोई हिदायत दिया, उन्होंने जो लगातार कहते हैं कि हम संविधान के आधारभूत संरचना को ही बदल दिया जाना चाहिए, वो उस समय तो हिदायत देते हुए प्रधानमंत्री कभी नजर नहीं आए। आज स्पष्टीकरण दे रहे हैं और संविधान के नाम पर प्रधानमंत्री को घड़ियाली आंसू बहाने के लिए टीम इंडिया ने बाध्य कर दिया है। और ये स्थितियां ऐसी हैं, अगर मैं देख पा रहा हूं कि तृतीय चरण में प्रधानमंत्री जी फंस गए। अब कोविशील्ड को लेकर बात हो ही रही है, खाली संक्षेप में कुछ रख दूं मैं कि कोविशील्ड का जो अगर हम लोग रेवेन्यू का जो प्रतिशत देख रहे हैं, 2020 में उनका जो प्रतिशत था आधार पुनः वाला का, भारत में रेवेन्यू प्रतिशत 15% का ग्रोथ रेट था। 21 में लगभग वो 40% पे जाता है और 2022 में वो 80% के ग्रोथ रेट पे पहुंच जाते हैं। तो फिर जो कांग्रेस जो आरोप लगा रही है कि भाई चंदा लो धंधा लो वाली कहानी, वो तो पूरा का पूरा दिख रहा है। लोगों के स्वास्थ्य के साथ जो खिलवाड़ किया गया, हम लोग आए दिन देख रहे हैं कि हर कोई चलते फिरते डांस करते हुए किसी को भी जो है कि वो हार्ट अटैक आ जा रहा है और वो चपेट में आ जा रहा है, ब्रेन हेमरेज का शिकार हो जा रहे हैं लोग। तो अब भारत में तो देखिए इस प्रकार के कोई आंकड़े जमा नहीं किए और यहाँ पे कंपनी ने नहीं बोला। इसको भी लेके लोग, बीजेपी के लोग फंसे हुए कह रहे हैं कि चुनाव का समय नहीं आ रहा है। भाई चुनाव के समय में आपके कंपनी ने ब्रिटेन के हाईकोर्ट में स्वीकार किया, तब तो ये मुद्दा आया है। तो मुझे लग रहा है कि बीजेपी के पास वो अलग अलग मुद्दे में फंस रहे हैं। 2019 में विपक्ष एकजुट नहीं था, पुलवामा अटैक जैसे एक अप्रत्याशित स्थिति थी, उसका लाभ प्रधानमंत्री को मिला। 2024 में उस प्रकार की कोई भी परिस्थिति कहीं से नहीं है। राहुल गांधी जमीन पर जो मुद्दे उठा रहे थे वो मुद्दे दिख रहे हैं सब जगह। देखिए अभी उत्तर प्रदेश के तीसरे चरण की सीटों की बात करूं, 10 लोकसभा सीटों पे राजीव जी चुनाव होना है। यहाँ पे मुश्किल से इसमें 2 सीटों पे बीजेपी खाता खोल ले, वही मुश्किल चीज है। अगर राहुल गांधी लड़ गए तो वो खाता खोलना भी मुश्किल हो जाएगा इनका। जिसको लोग अभय गढ़ बता रहे हैं बीजेपी वाले, वहां पे भी वो सीटें भी भारतीय जनता पार्टी की फंसी हुई सीटें हो जाएंगी उत्तर प्रदेश के तीसरे चरण के संदर्भ में, खाली मैं कह रहा हूं। और बाकी इसकी गति और दिशा हर तरफ वही रुख हम लोगों को दिख रहा है। आप सोच के देखिए कि कर्नाटक में क्या अब स्थितियां बदलने वाली हैं। उस 14 लोकसभा सीटों पे जो अगले चरण में चुनाव होगा, वहां पे जनता किन मुद्दों पे चुनाव करेगी। मुझे लग रहा है कि प्रधानमंत्री जी विधानसभा चुनाव के दरमियान भी कर्नाटक के बदलते मिजाज को नहीं समझे थे। तब भी हम लोगों को याद है कि जब कांग्रेस ने कहा था कि हम बजरंग दल पे प्रतिबंध लगाएंगे, और प्रधानमंत्री जी ने गलत चुनावी मुद्दा बनाया था कि देखो बजरंग दल पे के ऊपर जो है कि कांग्रेस आपत्तिजनक टिप्पणी कर रही है। वहां की जनता ने उस कम्युनल कार्ड को विधानसभा चुनाव में भी खारिज किया। और अभी भी मुस्लिम आरक्षण को लेकर जो गलत बयान प्रधानमंत्री जी लगातार दे रहे हैं, उसको भी कर्नाटक की जनता बड़ी जबरदस्त खारिज करेगी। तो वो समझ नहीं पा रहे हैं। समय बदल चुका है, परिस्थिति बदल चुका है। बदले हुए समय काल परिस्थिति के हिसाब से किस प्रकार से क्या रिस्पांस होना चाहिए, उस आधार पर प्रधानमंत्री असफल हो रहे हैं। वो हर 3 दिन 4 दिन में मुद्दा बदलने का प्रयास जरूर करते हैं, लेकिन मुद्दा अगर आज के समय में चल रहा है, उनको प्रतिक्रिया देनी पड़ रही है। बार बार अगर प्रधानमंत्री को कहना पड़ रहा है कि संविधान में संशोधन नहीं होगा, हम संविधान के लिए बड़ी चिंतित हैं, तो आप सोच के देखिए कि संकट के बादल आ चुके हैं। और ये बात बीजेपी जान रही है कि निचले स्तर पर जनता तक ये मैसेज जा चुका है कि बीजेपी आएगी और संविधान असुरक्षित हो जाएगी। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। इस बीच राहुल गांधी का एक और ट्वीट आया है, अभी 6 मिनट पहले का ट्वीट है, आपके सामने रखना चाहता हूं। और तीसरा फेज कैसे आगे बढ़ रहा है, ये उसकी बानगी यहाँ राहुल गांधी के इस ट्वीट में देखिए। एक हताश, निराश और हारे हुए प्रधानमंत्री की बातें सुनिए। कांग्रेस आपके घर का कमरा छीन लेगी, कांग्रेस आपके गले का मंगलसूत्र छीन लेगी, कांग्रेस आपकी भैंस छीन लेगी। आज ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसी रैली में कह रहे थे कि आपके पास अगर 2 भैंस है तो 1 भैंस जो है वो कांग्रेस छीन लेगी। तो यही बात यहां राहुल गांधी कह रहे हैं कि एक हताश, निराश और हारे हुए प्रधानमंत्री की बातें सुनिए। कांग्रेस आपके घर का कमरा छीन लेगी, कांग्रेस आपके गले का मंगलसूत्र छीन लेगी, कांग्रेस आपकी भैंस छीन लेगी। नरेंद्र मोदी ऐसी बहकी और झूठी बातें इसलिए कर रहे हैं क्योंकि कांग्रेस उनकी 300 में से 150 से ज्यादा सीटें छीनकर सरकार बना रही है। इस डर में मोदी प्रधानमंत्री की गरिमा भूल झूठ की मशीन बन गए हैं।
इंडिया की सरकार जनता से लेगी नहीं, उन्हें देगी उतना ही पैसा जितना मोदी ने अपने अरबपति मित्रों पर लुटाया है। हमारी सरकार अडानियों की नहीं, हिंदुस्तानियों की होगी, ये कह रहे हैं राहुल गांधी। एक तीखा हमला है, ये देखा जाए इनके शब्दों पे, इनके सेंटेंसेस को देखिए आप, तो एक तीखा हमला। प्रशांत टंडन जी कैसे देखते हैं इसको, इस ट्वीट को? अभी तक के जितनी बातें राहुल गांधी की, एक तीखा हमला, साफ साफ शब्दों का बाण सीधा चलाया है जो चुभ सकता है नरेंद्र मोदी को। देखिए राजीव जी, मैं शुरू से कह रहा हूं कि प्रधानमंत्री का जो पूरा कैंपेन है वो नकारात्मक है, कांग्रेस पे फोकस्ड है, अपनी बात वो नहीं कर पा रहे हैं। और ये सिलसिला इंडिया गठबंधन के इंडिया नाम आने के बाद से शुरू हो चुका था, और मैनिफेस्टो आने के बाद तो समझिए कि पूरा नजला ही जो है उतर गया उस पर। तो अब भैंस कांग्रेस ले जाएगी, ये पूरा मतलब क्या आप देश की जनता को बेवकूफ समझ रहे हैं? बल्कि असर उल्टा हो रहा राजीव जी कि असम तक जो खबरें मेरे पास आ रही हैं, असम तक इतना ज़्यादा संविधान और आरक्षण को लेकर बहुत चर्चा है, पूरे देश में चर्चा है। और इस देश की जनता कोई चीज़ अगर नहीं पसंद करती है, चुनाव दर चुनाव अगर आप देख लें, वो घमंड और अभिमान जो है, वो अहंकार नहीं पसंद करती है जी। अब 2014 में भी यूपीए की जो सरकार गई थी, उसमें भी कुछ मंत्री थे जो अहंकारी बाइट कैमरा के सामने बोलते थे। ऐसे ही आप देखिए इमरजेंसी के समय भी, ऐसे ही आप किसी भी सरकारों को अगर आप देखेंगे जो गई हैं, वो अहंकार की वजह से गई है सरकार। तो देश की जनता अहंकार को पसंद नहीं करती है। और मोदी जी का पूरा जो कैंपेन है, वो अभी उन्होंने अपना कैंपेन तो शुरू नहीं किया, और ये जो तीसरा फेज है राजीव जी, ये बीजेपी के लिए डू और डाई, करो या मरो का फेज है जी। इन 95 सीटों में राजीव जी 78 सीटें, 72 सीटें बीजेपी के पास हैं, और इनसे खबर अच्छी नहीं आ रही इन 72 सीटों पे। इसमें कर्नाटक की 14 भी हैं जी। तो अगर यहाँ इस फेज में बीजेपी पिछड़ गई तो फिर हैट्रिक की बात बहुत दूर चली जाएगी, और फिर उसके बाद चौथे, पांचवें, छठे, सातवें फेज के लिए मोदी जी का जो प्रचार होगा वो हम लोग सोच सकते हैं कि कैसा होगा। मतलब आप सोचिए कि उन 95 सीट में बीजेपी 83 सीटों पर लड़ी थी, जिसमें कि 72 सीटें जीत कर आई थी। उन 72 सीटों को अगर वो रिटेन नहीं कर रहे, आधी हो जा रही, जो मुझे लग रहा है कि आधी से भी शायद कमी हो जाए, तो तीसरा फेज तय कर देगा इनका। नरेंद्र मोदी कितने उतावले, बेचैन हो गए हैं, उसका नमूना आज के भाषणों में मैं पढ़ के सुनाना चाहता हूं थोड़ा सा, क्योंकि अब भाषण सुनाऊंगा तो लंबा हो जाएगा। मोदी जी कह रहे हैं कि मोदी के काम देखकर कांग्रेस के शहजादे को बुखार आ जाता है, और बुखार में इंसान कुछ भी बोल देता है, यानी बकबक करना जिसको कहते हैं, बड़बड़ाना, कुछ भी बोल देता है। शहजादे कह रहे हैं कि अगर मोदी तीसरी बार आया तो फिर देश में आग लग जाएगी। पता नहीं इनके दिमाग में आग कहां से भर गई है। दरअसल कांग्रेस के सपने आग में राख हो चुके हैं, ये नरेंद्र मोदी आज कह रहे थे। और इसके अलावा वो कह रहे हैं कि कांग्रेस के शहजादे ने गर्व के साथ पूरे मोदी समाज को, देखिए पूरे मोदी समाज को, पूरे ओबीसी समाज को चोर कह दिया। यही नहीं, मेरे माता पिता को भी भला बुरा कहने में पीछे नहीं रहे। अब 2024 में कांग्रेस और इंडी गठबंधन ऐसा झूठ लेकर फिर से मैदान में आए हैं। संविधान दिखाते हैं, आरक्षण ले लेंगे, इसका डर दिखाते हैं, यही उनका काम है। देखिएगा इस बार भी ये पहले से कम सीटों में सिमट जाएंगे। पहले चरण में इंडी गठबंधन पस्त हुआ और दूसरे चरण में पूरी तरह ध्वस्त हो गया है। ये नरेंद्र मोदी का कथन है।
जो आप तक रख रहा हूं। आज उन्होंने भाषण में कहा है, माता पिता तक को भला बुरा कहा राहुल गांधी ने, मोदी समाज को भला बुरा कहा, ओबीसी समाज को भला बुरा कहा और संविधान दिखाते। देखिए यहाँ पर इस शब्द पे गौर कीजिए कि ये मैदान में आते हैं, ये झूठ लेकर फिर से संविधान दिखाते हैं, आरक्षण ले लेंगे कहते हैं, इसका डर दिखाते हैं, यही उनका काम है। देखिएगा आधी सीटों पे सिमट जाएंगे। प्रशांत जी अपनी बात आगे रखिए, जरा सा इसमें ये जोड़ना चाहता था मैं। अभी डॉक्टर राजा राम यही बात कह रहे थे कि कांग्रेस के पिच में आकर मोदी जी खेल रहे हैं जी। अब तक मोदी ये क्या करते थे? और संविधान की बात जैसे मैं कह रहा था कि वो असम तक चली गई है, दक्षिण भारत में चली गई, सब जगह चली गई है। तो तीसरा फेज राजीव जी बहुत मुश्किल है और बहुत क्रूशियल है। उसके बाद जो चुनाव बचेगा वो मोदी जी का चुनाव नहीं होगा फिर वो इंडिया गठबंधन की सरकार बनने का चुनाव होगा। एक और आखिरी बात राजीव जी, रायबरेली का फैसला अभी फाइनल नहीं हुआ है, अभी उसमें सस्पेंस बरकरार है। बिल्कुल। और जो खबर मुझ तक आ रही है सूत्रों के हवाले से कि उसमें सोनिया गांधी का हस्तक्षेप अब हुआ है, तो अभी इंतजार करते हैं हम लोग कि फाइनली क्या होता है। बिल्कुल, सच्चाई ये है कि न प्रियंका न ही राहुल दोनों चुनाव लड़ना नहीं चाहते हैं, सच्चाई ये है। और कल जो पार्टी अध्यक्ष हैं वो घोषणा करेंगे, ये छोड़ दिया गया है सीईसी की बैठक में कि आप घोषणा कीजिए कि कौन चुनाव लड़ने जा रहा है। और वहाँ अमेठी में ये बता दिया गया है कि आप तैयारी रखिए, 1 तारीख को और आ रहे हैं राहुल भैया। तो अब क्या राहुल गांधी, लेकिन 1 तारीख को राहुल गांधी की 2 सभाएं लगी हुई हैं, एक पुणे में है, एक ओडिशा में है। और इन सभाओं के बीच क्या वो उधर अमेठी जाएंगे या इन सभाओं को कैंसिल करेंगे, क्या कुछ होगा? राहुल अमेठी जाएंगे या नहीं जाएंगे, प्रियंका उधर जाएंगी या नहीं जाएंगी, ये एक चौंकाने वाले फैसले जो चौंक जाएंगे सुनकर जो कहा जा रहा है, शायद वो भी देखें हम आने वाले समय में जो आप कह रहे हैं। एक बार डॉक्टर साहब आपके पास आना चाहता हूँ, त्रिपाठी जी, और आपसे भी ज़रा, और फिर क्लोजिंग के लिए अनिल सिन्हा साहब के पास आता हूँ जल्दी से। आपसे भी समझो तीसरा फेज कितना क्रूशियल, कितना इंपॉर्टेंट दिखाई देता है। छत्तीसगढ़ को भी आप देख रहे हैं, जरा छत्तीसगढ़ का सूरत हाल और आसपास के राज्यों का भी बताइए कि क्या कुछ आपके पास खबरें हैं। और जो अभी हमारे साथी शायद अमलेंदु जी कह रहे थे कि दक्षिण में साफ और उत्तर में हाफ वाली जो बात थी, क्या ये जो हिंदी बेल्ट है उसमें अभी दिखाई दे रहा है पहले दूसरे फेज के बाद हिंदी बेल्ट में ऐसा ये हाफ वाला जो स्लोगन है वो यहाँ पर फिट होते हुए दिखाई दे रहा है क्या सत्तारूढ़ दल पे? तो राजीव जी, छत्तीसगढ़ की अगर बात करूं तो 4 सीट कांग्रेस की मुझे निकलती दिखाई दे रही है, जहां बढ़त लग रही है और कुछ के चुनाव हो गए हैं, कुछ के होने वाले हैं। तेलंगाना में भाजपा को खोने के लिए कुछ है ही, कुछ खास नहीं है, विधानसभा चुनाव में दिखाई दिया है। और निश्चित रूप से राहुल गांधी की उनकी सभाओं में जिस तरह से जनता जुड़ी है, कनेक्ट हुई है, तो जाहिर है कि वहां भाजपा की उम्मीदें लगभग समाप्त हो गई है। दूसरी चीज क्या है, पूरे चुनाव में हम ये देखें कि जितना पैसा खर्चा करके समय लगा के राहुल गांधी की एक नकारात्मक छवि जो इन्होंने गढ़ी थी, तो पिछले 2 चुनावों के बजाय इस बार जिस राहुल गांधी से सामना हो रहा है इनका, वो अकेले ही भारी पड़ रहे हैं। भाजपा में 1 नंबर से 100 नंबर तक राजीव जी आप जानते हैं कि अमित शाह भी 101वें नंबर पे आते हैं और कोई है नहीं। और यही कारण है कि 7 चरण में चुनाव कराना पड़ा इनको, ताकि हर जगह नरेंद्र मोदी जी दिखें और उस ब्रांड को भुलाएंगे। जबकि कांग्रेस की स्थिति उस मामले में मैं बेहतर देख रहा हूं, चाहे खड़गे जी हों, चाहे प्रियंका जी हों, राहुल जी हों, इसके अलावा भी बहुत कई नेता हैं। इधर इंडिया गठबंधन में अखिलेश यादव को देख लीजिए, तेजस्वी हैं, एक लंबी कतार है और लोकतंत्र की यही खूबसूरती है। और भारत की जनता जो है, मेरा मानना है, संविधान की मूल अवधारणा से छेड़छाड़ बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करती। मैं जब हमारे देश के प्रधानमंत्री ये कहते हैं कि मैं आदिवासियों के आरक्षण को, दलित वर्ग के आरक्षण को छीनकर मुस्लिमों को नहीं देने दूंगा, तो बड़ी हंसी आती है कि भाई 70 साल में कब ऐसे आपने देखा पिछड़े वर्ग को सबसे ज्यादा आरक्षण,
दलित को आरक्षण, आदिवासियों को आरक्षण, हर एक को आरक्षण कांग्रेस ने तो दिया है लगातार, और उसकी रक्षा भी की है। तो वास्तव में जब आरक्षण पे कह रहे हैं, आरक्षण एक बड़ा मुद्दा बन गया है, एक बड़ा वर्ग जो है डर गया है इस समय। इसलिए क्या है, मेरा मानना है ये चुनाव जो है इन्हीं मुद्दों के इर्द गिर्द घूमेगा। हाँ, मोहभंग लगातार होते जा रहा है, जैसे कोविड की जानकारी आई, इलेक्टोरल बॉन्ड आया, ईवीएम की आई, रोज मतलब एक ने एक बात ऐसी आ रही है जो इनके विपरीत जा रही है। तो धीरे धीरे जो हवा चली, अब धीरे धीरे वो तूफान में बदल रहा है, और मेरा अनुमान है 7वें दौर आते आते सुनामी में परिवर्तित हो जाएगा। जी जी जी, 7वां दौर आते आते सुनामी में परिवर्तित। और बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं, 2 दौर की अभी वोटिंग, और उसके बाद से एक अलग माहौल और एक अलग पिच पे जाते हुए इस पूरे चुनाव को हम देख रहे हैं। अनिल जी, महाराष्ट्र से लेकर ज़रा उत्तर प्रदेश तक आए। महाराष्ट्र में भी बहुत गहमा गहमी है, उधर गहमा गहमी कर्नाटक में अचानक से बढ़ गई, कर्नाटक की घटना, उसके बाद महाराष्ट्र के बाद फिर क्योंकि प्रधानमंत्री कल लड़खड़ा गए, वहाँ भी अनाप शनाप कहने लगे, क्या क्या कहने लगे वो शरद पवार को आपने सुना। उसके बाद आप अगर उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री आएंगे तो और क्या क्या कहेंगे, जरा इसकी, क्योंकि एक लंबा अनुभव आपका भी रहा है, कई सारे चुनावों को आपने कवर किया है। क्या ऐसा चुनाव जहां वाकयुद्ध इस ढंग से और जिसमें विपक्ष भी पीछे नहीं है, 2 चुनाव पिछला देखिए उसमें विपक्ष पीछे दिखाई देता था, फॉलो करते हुए दिखाई देता था, आगे बहुत दूर तक निकलते हुए मोदी दिखाई देते थे, और पीछे से जो विपक्षी दल होते थे वो हाफते हुए आगे बढ़ते हुए नजर आते थे। यहां मोदी और उनके दल के जो लोग हैं, नेता हैं, वो हाफते हुए नजर आ रहे हैं। तो इसलिए समझना चाहता हूं कि पिछले कई चुनावों को आपने देखा है, यहां से जो बात अभी डॉक्टर त्रिपाठी कह रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट, कि 7वां चरण आते आते शायद ये सुनामी में तब्दील हो जाए। क्या आपको भी लगता है कि यहां से अगर, क्योंकि बीच का जो पार्ट है ये तीसरा फेज है, बहुत इंपॉर्टेंट है, तीसरे में जो अप हो गया, जो गिरा सो गिर गया, कहां आप देखते हैं सत्तारूढ़ दल को और कहां देखते हैं इंडिया गठबंधन को? देखिए, ये मैं आपको महाराष्ट्र से पहले शुरू करता हूं जी। इसमें आप देखिए क्या है कि यहाँ पे एक अनुभव बताता हूँ। 2 दिन पहले वो आए थे, परसों मेरे ख्याल में नरसों आए थे प्रधानमंत्री के बारे में मतलब टैक्सी में बैठे हुए ड्राइवर से पूछा तो उसने कहा क्या कि गुजरात से लोग लेकर आए होंगे, तो यहाँ तो 10,000 की भीड़ भी नहीं जुटेगी, ये उसका रिएक्शन था। तो आप सोच लीजिए क्या कि जो मोदी क्रेज था, मैं यही पुणे में बहुत साल से मतलब है मेरा यहाँ रहना, मैं देखता हूँ क्या कि देखा कि एक कंस्टिट्यूएंसी बना ली थी मोदी जी ने, जिसमें कि ये जो आम लोग थे वो नाम लेते थे कि मोदी जी मतलब कि वो अपराजय है, लेकिन वो बोल रहा था कि गुजरात से लोग आए हुए, यहाँ तो 10,000 से ज्यादा नहीं भीड़ जुटेगी। एक तो वो उसका रिएक्शन था। दूसरा कि उसके 3 दिन पहले एक ऑटो वाले से बात हो रही थी, उससे मैंने पूछा कि किसको वोट देंगे, कहा वो पंजाब पर है वो मुरलीधर मोहोल, उसी को देंगे। कहा क्यों, बहुत काम किया है। तो मैंने कहा दूसरा कौन है, तो कहा दूसरा मालूम नहीं कि कौन है। तो ये आपको बता रहा हूँ, ये रैंडम मतलब सैम्पलिंग नहीं है ये, लेकिन मैं रिएक्शन बता रहा हूँ कि कहाँ पहुंच गई स्थिति। बारामती और सोलापुर 2 बहुत हाई प्रोफाइल कंस्टिट्यूएंसी यहाँ है। सोलापुर में सुशील कुमार शिंदे की बेटी है और यहाँ सुप्रिया सुले और इसके बीच में है। लोगों का मानना है कि कोई कंटेस्ट नहीं है, बारामती तो उनके पास जाएगी, एनसीपी के पास सीट जाएगी। ऐसे मुझको लग रहा है क्या कि धीरे धीरे ये जो स्टीम जिसको कहते हैं हवा निकल जाना, वो निकल गई है। अब मुश्किल ये है कि जो कोलैप्स हो गया है उनका अपना, मतलब एक तो इमेज कोलैप्स है, दूसरा कि नैरेटिव का कोलैप्स होना, और स्ट्रक्चर भी मुझको लग रहा है क्या कि जो मैनेजमेंट के बारे में हम लोग कितना सुनते थे कि पन्ना प्रमुख है और आरएसएस के कैडर जो है हर जगह मौजूद है, और यहाँ व्यक्तिगत जानकारी है मेरी कि पैसे दे करके उन्होंने हायर किया हुआ है लोग मैनेजमेंट के लिए लोकल लेवल पे, उसका वो सब कहाँ चला गया। इसका मतलब ये है कि 77 में जैसे आपने सुनामी उन्होंने कहा, जिस तरह 77 में हुआ था कि कोई स्ट्रक्चर नहीं था, जेल में बंद थे, निकले, जॉर्ज फर्नांडिस तो जेल से ही चुनाव लड़े और लोग निकले, और निकल करके मुझको याद है रामजीत सिंह भागलपुर में हुआ करते, मैं एमपी जीत करके आए थे, बहुत लंबे समय के बाद आए थे, एकदम
मतलब हेल्थ उनकी बहुत खराब हो गई थी, और वो मतलब और इंडियन मेडिकल एसोसिएशन वालों ने उनको बुलाया था मीटिंग में। सारे डॉक्टरों ने कहा कि हम लोग चुनाव लड़ेंगे, आप जो है चिंता मत करिए। और वो वैसे ही मतलब याद है कि किस तरह से, तो वो स्थिति मुझको लग रहा है कि ऐसा ही जब जनता का आपसे अगर उससे दूरी अगर आपकी बन जाती है तो ये सुनामी की संभावना, और मुझको इसमें डाउट बहुत ज़्यादा नहीं है। सिर्फ इतना ही है कि जो स्ट्रक्चर्स हैं उनका भी एक कोलैप्स आप देखते हैं कि 2 चीफ मिनिस्टर अंदर में है, एक चीफ मिनिस्टर सिटिंग, दूसरे को पकड़ करके मतलब निकाल दिया पद से, हेमंत सोरेन और अरविंद केजरीवाल, और आराम से जो ये है जुडिशरी है वो एकदम मतलब उसको कोई चिंता नहीं है। इसी तरह से आपने देखा कि वीवीपैट वाला भी मामला है, तो जो जिस तरह से उन्होंने जजमेंट दिया है, तो और उसका चुनाव का देख रहे हैं कि परसेंटेज में पहले लोग हर एक कंस्टिट्यूएंसी के हर एक गांव के बारे में, मतलब जो इलाका था उसका कितना वोट होगा कि ये दिया लोगों ने, उसके डेटा रहते थे उपलब्ध। अब इसकी है हालत हो गई है कि परसेंटेज वगैरह बता रहे हैं। तो वो एक दूसरा है जो कोलैप्स जो इंस्टीट्यूशंस का हुआ है, वो इंस्टीट्यूशंस पर डाउट जरूर करना चाहिए। ये 6% 8% बढ़ा रहे हैं, इस पर तो जरूर उनको लोगों ने कहा भी है, लेकिन इस पर नजर रखनी पड़ेगी विपक्ष को, उस पर भी ध्यान देना होगा। बिल्कुल बिल्कुल। जब इलेक्शन कमीशन की बात आ रही है तो मोदी जी का एक कथन आज का और आपके सामने रखता हूं और इस कार्यक्रम को समाप्त करते हैं। मोदी जी कह रहे हैं कि आज भी कांग्रेस अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रही है। ये जब भी चुनाव हारते हैं तो बहाना ढूंढते हैं और कहते हैं ईवीएम ने मार दिया, ईवीएम ने मार दिया, और जहां चुनाव जीत जाएं तो चुप। अभी सुप्रीम कोर्ट ने इन्हें करारा चाटा मारा है, करारा चाटा मारा है, थप्पड़ मारा है। ये कहना है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। पिछले दिनों भी इन्होंने कहा सुप्रीम कोर्ट में ईवीएम और वीवीपैट को लेकर, लेकिन चूंकि उस पूरे प्रोसेस को, उस बहस को और फैसले तक तमाम चीज़ों को हमने पूरा अंग्रेजी से हिंदी में ट्रांसलेट करके और दलीलों को अपने दर्शकों तक पहुंचाया था। घंटों पूरी बहस चली थी, 3 दिन 4 दिन की बहस, सब अपने दर्शकों तक पहुंचाया था। जो साथी अभी इस कार्यक्रम को देख रहे हैं और जिन्होंने उस समय देखा होगा उनको याद होगा, और उसमें बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो करारा चाटा जो है वो सत्तारूढ़ दल को या उनको लग सकता है जो बेईमानी करेंगे। और क्योंकि उसमें एक प्रावधान अभी ये दिया गया है कि आप 5% अगर आपको लगता है किसी उम्मीदवार को जो दूसरे और तीसरे नंबर पे है, उसको अगर लगता है कि कहीं कोई धांधली हुई है, रिकाउंटिंग करवाना है, तो वो कुछ नॉमिनल फी रख के और वो रिकाउंटिंग करवा सकता है 5%। अलग अलग विधानसभा, अगर एक लोकसभा में कई सारे विधानसभा हैं तो उन विधानसभाओं में से 5-5% वो काउंटिंग करवा सकता है। फिर से वीवीपैट की काउंटिंग, ये याद रखिए, पर्ची की काउंटिंग मिलान करवा सकता है। ये नहीं कि ईवीएम खुलवा लिए, वो नहीं, ईवीएम और वीवीपैट दोनों की काउंटिंग करवा सकता है। तो एक इम्पॉर्टेंट पहलू है, और यहाँ जो सत्तारूढ़ दल है यहाँ वो डरा हुआ है, ये साफ समझिए। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो अभी आप कह रहे थे उसी में मोदी जी की बातें, और ये बातें यहाँ दोस्तों इसलिए रख रहा हूँ, आप सोच रहे होंगे कि आज नरेंद्र मोदी जी की बातें आप इतना ज़्यादा मैं क्यों पहुँचा रहा हूँ। इसलिए पहुँचा रहा हूँ क्योंकि दूसरे फेज से तीसरे फेज की तरफ जैसे जैसे ये चुनाव बढ़ रहा है, वैसे वैसे नरेंद्र मोदी जी के भाषण में कितनी उग्रता आती जा रही है, उसको ज़रा सा उसकी बानगी आपके सामने पेश कर रहा हूँ। उस चीज़ को समझिए, कितने बेचैन हो रहे हैं प्रधानमंत्री, इस चीज को यहां समझने की जरूरत है। इसलिए इनकी बातों को यहां रख रहा हूं, किन किन शब्दों का इस्तेमाल हो रहा है इसको रख रहा हूं। लेकिन नरेंद्र मोदी के सामने राहुल गांधी जो अपनी बात रख रहे हैं और जिस अग्रेसिवनेस के साथ रख रहे हैं, जिन शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, वो भी सीधा सीधा वार है, सीधा है। तो एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ पर ये